बचपन में मैंने अपनी दोस्त को एक लॉलीपॉप के लालच में फंसाने के लिए शादी का झांसा दिया था। सिर्फ मीठे के चक्कर में कड़ा चूना लगाया। मैंने उससे कहा था कि हम बड़े होकर पक्का शादी करेंगे। मेरी वो सुंदरी दोस्त ऊपर से ऐसा कड़ा दिखावा करती थी जैसे मुझसे सख्त नफरत हो, पर अंदर की असली बात कुछ और थी। असलियत में वो मेरी बहुत ही ज्यादा परवाह करती थी। फिर सालों बाद जब मैं विदेश से पढ़ाई पूरी करके वापस लौटा तो अपना सामान लेकर सीधा उसके घर की तरफ निकल पड़ा, एकदम तूफानी रफ्तार में। मैं नत्सुमी के दरवाजे पर पहुंचा और जोर से आवाज लगाई। गुस्से में 2 बार लात भी मारी, पर दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। लगा महारानी गहरी नींद में गायब है। मैंने समय देखा तो आधी रात हो चुकी थी। पक्का वो बाहर कहीं मजे मार रही होगी। मेरा माथा ठनका कि महारानी पक्का कोई नया रायता फैला रही है। मैंने तुरंत उसका नंबर निकाला और कॉल घुमा दिया। मन में सोच रहा था कि इतने सालों बाद क्या उसको मेरी कड़क आवाज याद भी होगी या सब भूल गई। थोड़ी देर घंटी बजने के बाद फोन उठा। मैंने बिना वक्त गंवाए अपने असली रौबदार अंदाज में सीधा सवाल दागा। कहां बाहर फालतू की आवारागर्दी मचा रही है तू इस वक्त अकेले? तू इस वक्त कहां बाहर फालतू आवारागर्दी कर रही है? मैं अपने देश वापस आ चुका हूं और ठीक तेरे फ्लैट के बाहर खड़ा हूं। बिना किसी नाटक के तुरंत वापस आ और गेट खोल। मैंने हुक्म दिया, पर दूसरी तरफ से उसकी जानी पहचानी आवाज नहीं आई, बल्कि किसी दूसरी अनजान लड़की ने कॉल उठाया और सीधे बोली कि आप उसको ढूंढ रहे हैं, वो अभी व्यस्त है। अनजान लड़की बोली बाद में फोन करना, और इतना कहकर सीधे कॉल काट दिया। मेरा तो फ्यूज उड़ गया कि आखिर ये क्या भसड़ मच गई है भाई। मैं एक पल के लिए वहीं एकदम सन्ने रह गया और अगले ही पल मेरा गुस्सा भड़क उठा। मेरी नस फटने को हो रही थी कि साला मेरी ऐसी 2 कौड़ी की औकात कर दी। साफ समझ आ रहा था कि फोन उठाने वाली कोई चमची थी। मुझे यकीन नहीं हुआ कि एक मामूली सी चेली मुझ पर अपना घटिया रौब झाड़ने की कोशिश करे। उसी वक्त 8+1 बार के अंदर वो अपने लोगों के साथ बैठकर शराब पी रही थी, एकदम बिना किसी टेंशन के फुल टू धमाल मचा रही थी। उसके बगल में केंटा नाम का एक छपरी लड़का बैठा था, जो उसके कंधे पर हाथ रखकर उसके चेहरे को ऐसे घूर रहा था जैसे कोई भूखा भेड़िया शिकार देख रहा हो। एकदम 1 नंबर का क्रीप साला। वो उसके और करीब खिसकने लगा। मन ही मन सोच रहा था कि ऐसी कतई जहर और सुंदर लड़की इस पूरी दुनिया में बड़ी मुश्किल से मिलती है। एकदम चांद का टुकड़ा भाई। तभी उसके माथे पर बल आ गया। उसकी आंखों में कड़ा गुस्सा साफ दिखा और उसने तुरंत उस नल्ले को झटके से खुद से दूर धकेल दिया कि मुझसे दूर रह। तू समझा क्या ढक्कन? नत्सुमी कड़क आवाज में बोली। मुझसे दूर रह? मेरा फोन कहाँ है? तभी उसकी चमची यूकी जो पास ही बैठी थी तुरंत दौड़कर आई और दोनों हाथों से फोन आगे कर दिया। तुरंत यूकी सिर झुकाकर बोली, आपका फोन ये रहा दीदी। तभी फोन की घंटी बजी। उसने बिना नाम वाले उस अनजान नंबर को देखा तो उसकी आंखें झपकने लगीं कि ये कौन है। जैसे ही उसने कॉल उठाया, दूसरी तरफ से मेरी गुस्से से भरी आवाज गूंजी। नत्सुमी। वो पहले तो मेरी आवाज पहचान नहीं पाई, जिससे उसका मूड और भी ज्यादा खराब हो गया। एकदम स्यापा। परिवार के अलावा किसी की इतनी औकात नहीं थी कि उसे पूरे नाम से बुलाए। वो बुरी तरह भड़क कर बोली, कौन है बे? मेरा दिमाग दही मत कर, सीधा अपना नाम बता। मैंने एक पल रुककर पूछा, क्या तू ही बोल रही है? तो वो नखरे दिखाते हुए बोली, कितना बोरिंग इंसान है तू, मैं अभी के अभी फोन काट रही हूँ। मैंने तुरंत उसको बीच में रोकते हुए कहा, फोन मत काट, तू है कहाँ? मैं आ रहा हूँ। उसकी लड़खड़ाती आवाज से ही साफ पता चल गया था कि महारानी पूरी तरह से नशे में टल्ली बैठी है। मैंने एक पल रुककर पूछा, क्या तू ही बोल रही है? तो वो नखरे दिखाते हुए बोली, कितना पकाऊ इंसान है तू, मैं अभी के अभी ये फालतू कॉल काट रही हूँ। मैंने तुरंत उसको बीच में रोकते हुए कहा, कॉल मत काट, तू है कहाँ? सीधा जगह का नाम बता, मैं तुझे लेने वहीं पर आ रहा हूँ अभी। भले ही मुझे ज्यादा तजुर्बा नहीं था, पर उसकी आवाज सुनकर ही समझ आ गया था कि लड़की नशे में टल्ली है। साफ था कि महारानी आज रात दबा के पार्टी करने निकली है और मस्त होकर झूम रही है। आमतौर पर वो किसी का भी फोन तुरंत मुंह पर काट देती है, पर आज न जाने क्यों मेरी कड़क आवाज उसको कुछ जानी पहचानी सी लगी और वो एकदम से शांत हो गई। साला वो जैसे किसी तगड़े जादू के असर में आ गई और बिना सोचे समझे अपना ठिकाना उगल दिया। नशे में बोली, मैं इस वक्त इकुन बार के केबिन नंबर 520 में बैठी हूँ, जल्दी आ। मैंने तुरंत कहा, ठीक है, हिलना मत, मैं अभी वहीं पहुंच रहा हूँ, मेरा इंतजार कर। पर इससे पहले कि मैं अपनी पूरी बात खत्म कर पाता, महारानी ने बिना सुने ही सीधे कॉल काट दिया। लोचा। उसने हाथ नीचे किया और बंद स्क्रीन को खाली आंखों से घूरती रही। उसके सिर में शराब का तगड़ा नशा बुरी तरह से घूम रहा था, एकदम दिमाग का दही हो रहा था। वो पूरी तरह से होश में भी नहीं थी, पर एकदम सुन भी नहीं थी। वो अपने भारी सिर के साथ सोचने लगी कि आखिर मुझ पर हुक्म चलाने वाला ये अजीब बंदा कौन हो सकता है। वो खुद से ही धीरे बड़बड़ाने लगी कि इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई मर्द पैदा नहीं हुआ जो मुझ पर इस तरह से सीधे हुक्म चलाने की जुर्रत कर सके। फिर उसने अपनी ही बात को मन में सुधारते हुए सोचा कि शायद एक इकलौता इंसान ऐसा है, और वो बस उस भूले हुए चेहरे को ठीक से याद करने ही वाली थी कि तभी वो चिपकू दोबारा कबाब में हड्डी बनते हुए पास आया और बोला, क्या वो तुम्हारे नए प्रेमी का फोन था जो तुम इतना सोच रही हो? 1 नंबर का लुक्खा। वो उस सिम के मुंह बिल्कुल नहीं लगना चाहती थी और सोफे पर टिक गई। उसको असहज देखकर उसकी वफादार चमची तुरंत केबिन से बाहर खिसक गई। पतली गली। थोड़ी ही देर में वो नशा उतारने की अचूक दवाई लेकर वापस आ गई और सिर झुकाकर प्यार से बोली, दीदी आपकी दवाई ये रही, इसे ले लीजिए ताकि आपका ये तगड़ा हैंगओवर तुरंत छूमंतर हो जाए। एकदम। उसने दवाई पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था कि उस नल्ले ने बीच से ही छीन ली और ज्यादा शाणा बनते हुए बोला, लाओ, मैं अपने हाथों से प्यार से तुम्हें ये खुराक खिला देता हूँ। वो नशे में इतनी ज्यादा सुस्त हो रही थी कि उसने कोई विरोध नहीं किया और सेवा करवाने लगी। आखिर बचपन से ही उसके हर नखरे उठाए गए थे, तो हुक्म चलाना उसके खून में ही बसा हुआ था। इधर मुझे जैसे ही उस बार का पता चला, मैंने अपना सारा सामान नीचे सुरक्षा गार्ड के पास छोड़ा और तुरंत अपनी सुंदरे दोस्त को ढूंढने के लिए तूफानी रफ्तार से निकल पड़ा।
इतने सालों बाद अपने वतन वापस आने के कारण मैं कैब की खिड़की से बाहर अपने शहर की बदलती सड़कों को बड़ी उत्सुकता से घूर रहा था। हर एक नज़ारा बड़ा ही कड़क लग रहा था। आखिरकार मेरी गाड़ी पब वाली चमचमाती गली में पहुंची और मैं उतरते ही बिना एक पल गंवाए सीधे उस बड़े से पब के मेन गेट की तरफ पूरी ताकत से दौड़ पड़ा सिस्टम फाड़ने। दरवाजे पर एक तगड़े बाउंसर ने मुझे रोका और घूर कर बोला, क्यों बे छोटे, क्या तुम्हारी उम्र अंदर जाने लायक हो गई है या बच्चे हो? ये सुनकर मेरी खोपड़ी सटक गई। मैंने पूरे रौब से चिल्लाकर कहा, मैं यहाँ नत्सुमी से मिलने आया हूँ। और जैसे ही उसका ध्यान भटका मैं चकमा देकर फुर्र से अंदर की तरफ निकल लिया। 1.5 शाना। जैसे ही उस दरबान ने सुना कि मैं उस पब की खास मालकिन से मिलने आया हूँ, उसकी हवा टाइट हो गई और उसने मुझे रोकने की हिम्मत नहीं की। अंदर का माहौल देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। जगह उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी थी। बहुत देर तक इधर उधर खाक छानने के बाद आखिरकार मुझे केबिन नंबर 520 का बोर्ड दिख ही गया। मैंने पूरे भौकाल के साथ झटके में दरवाजा खोला और जोर से दहाड़ा। नत्सुमी अंदर बैठे सभी लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वो सब मुझे ही ताकने लगे। तभी सूट पहने एक 1.5 शाना सड़ी शक्ल बनाकर मेरे सामने आया और ऐंठ कर बोला, तू कौन है बे? क्या तुझे लगता है ऐसे नाम चिल्लाने से मैडम का ध्यान तेरी इस सड़ी शक्ल पर चला जाएगा नल्ले? वो बोला, छोटे तू अभी बहुत नादान है। जैसे ही वो पास आया उसके सस्ते इत्र की बदबू से मेरा तो माथा ही सटक गया। कतई ट्रैश महक। मैंने तुरंत घिन से अपनी नाक सिकोड़ ली और 2 कदम पीछे हटते हुए उस छपरी को सीधे अपनी असली टोन में हिदायत दी कि खबरदार जो मेरे 1 इंच भी ज्यादा करीब आया तो। तभी वो यूकी चेहरे पर मीठी सी मुस्कान सजाकर मेरे पास आई और प्यार से बोली, क्या आप यहाँ हमारी प्यारी दीदी को ढूंढ रहे हैं जनाब? वो बोली, दीदी अभी अंदर गई हैं, बस कुछ ही पलों में आती होंगी। पर मेरी इस तगड़ी वाइब से वो नल्ला अंदर तक जल गया था। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक बड़ी ही हीन भावना से ताका और चिढ़कर बोला, कहीं तू ही तो मैडम का वो नया आशिक नहीं है बे? वो भड़क कर बोला, तो उसने मेरी जगह तुझ जैसे चिरकुट को चुना है शक्ल से तो तू एकदम दूध पीता मेमना लगता है। ओए चिकने, तुझमें ऐसी क्या तो बात है जो मुझ लेजेंड में नहीं है बे? उसकी इस बात पर वहां बैठी बाकी लड़कियां धीरे से हंसने लगीं। सच में वो बंदा कतई ढीठ था। सरेआम अपनी फजीहत करवा के भी खुद को कोई बहुत बड़ा ओजी खिलाड़ी मान रहा था। जोकर उसे लगता था कि अपने पुराने स्कूल का सबसे चिकना लौंडा होने के दम पर वो कोई शाही नवाब बन गया है। पर मेरी नजर में वो एकदम रद्दी और चवन्नी छाप आइटम ही था। उसकी ये नीच बकवास सुनकर मेरा चेहरा एकदम गुस्से से तमतमा गया। मुझे किसी से भी खुद को दूध पीता बच्चा सुनना कतई बर्दाश्त नहीं था। अब तो इस कीड़े का पक्का गेम बजाना होगा। मैंने बोला, तू अपना मुंह बंद रख, मैं यहाँ तेरे लिए नहीं आया हूँ। कैंटा एकदम चिढ़कर बोला कि तू आखिर क्या फालतू बकवास कर रहा है? उसने चिल्लाकर बोला, तेरी औकात क्या है जो तू मुझ पर चिल्ला रहा है? उसका पहले से ही दिमाग दही था क्योंकि नत्सुमी ने सिर्फ 1 हफ्ते ही उसको डेट किया था और फिर उसका पत्ता साफ किया। उसने एक सस्ता सा बहाना चिपकाकर उसे पीछा छुड़ा लिया था और फिर कुछ ही दिन बाद ये खबर उड़ने लगी कि उसको एक नया और तगड़ा बंदा मिल गया है जो दिखने में कतई जहर है। उसको अंदर से लगने लगा था कि वो लुक्स और हाइट में उस नए बंदे से बुरी तरह हार रहा है जिससे उसकी खटिया खड़ी थी हो रही थी। अब तो उसका भौकाल भी खत्म हो रहा था जो उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए वो अपना रुतबा वापस हासिल करके ही रहेगा। मुझे इस नल्ले से कोई भी बात करने में इंटरेस्ट नहीं था। उससे आधा वाक्य बोलना भी सीधे सीधे मेरे कीमती वक्त का सत्यानाश ही लग रहा था। मेरा पूरा ध्यान सिर्फ उसको खोजने पर था। मैंने यूकी को देखा और सीधा पूछा कि लड़कियों का वॉशरूम कहाँ है? चुपचाप मुझे बिना वक्त बर्बाद किए अभी वहां लेकर चल। मेरी बात सुनकर वो एकदम सन्न हुआ। यूकी बोला, तू लेडीज वॉशरूम जाना चाहता है? तूने ही तो अभी कहा था कि वो वॉशरूम गई है। मैंने टशन में बोला, अगर मैं लेडीज वॉशरूम नहीं जाऊंगा तो क्या उसको मर्दों के वॉशरूम में खोजने जाऊं? ढूंढूंगा। मेरी ये सॉलिड बात सुनकर उसको आखिरकार समझ आ गया कि मेरे इस लॉजिक में सचमुच एकदम दम था और मैं बिल्कुल सही पते की बात कर रहा था। वो चुप रह गया। उधर उस बंदे की गुस्से से खोपड़ी सटकी जा रही थी क्योंकि मैंने उसको पूरी तरह इग्नोर मारा था। वो खुद को दूसरे मिडिल स्कूल का सबसे बड़ा स्टड मानता था और अब तिलमिला रहा था। उसने भड़कते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? मेरी तरफ देख, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। ओ ए, क्या तुझे मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है? क्या तू एकदम बहरा है? अपने इसी गुस्से में आकर उसने पीछे से मेरे बाल पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उस समय बूथ के अंदर सिर्फ हल्की और रंग बिरंगी लाइटें ही जल रही थीं, जिससे माहौल थोड़ा धुंधला सा था। अचानक हुए इस हमले से मेरे बाल बुरी तरह खिंच गए। दर्द के मारे मेरी खोपड़ी एकदम सुन्न पड़ गई और मैंने तुरंत कड़क आवाज में चिल्लाकर उसको औकात में रहने को कहा। वो साला कमीना हंसते हुए बोला, मैं बाल नहीं छोड़ूंगा, तू मेरा क्या उखाड़ लेगा? मैंने भी तय किया कि अब इसको सबक सिखाना पड़ेगा। मैंने तुरंत अपना हाथ नीचे बढ़ाया और उसकी पैंट पकड़कर झटके से पूरी नीचे खींच दी, जिससे सरेआम उसका तमाशा बन गया। भाई मारे शर्म के उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने मेरे बाल छोड़े और हड़बड़ा कर अपनी पैंट वापस ऊपर खींचने में लग गया। लेकिन तब तक उसका ये पोपट वाला सीन वहां खड़े बाकी सब लोगों ने अच्छे से देख लिया था और पूरे बूथ में एकदम से जोर की हंसी गूंज उठी। बेइज्जती के मारे उसका चेहरा पहले हरा और फिर नीला पड़ गया। वो गुस्से से पागल होकर दहाड़ा कि साले, मैं तुझे आज किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूं, आज तेरा गेम बजा दूंगा। मैंने भी बिना किसी खौफ के अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और उसकी आंखों में आंखें डालकर सीधा चैलेंज ठोक दिया कि अगर तेरे अंदर सचमुच जिगरा है तो आजा और हाथ लगाकर तू दिखा। तभी ठीक उसी समय बूथ का दरवाजा धीरे से खुला और वहां से एक बेहद ठंडी और कड़क लड़की की आवाज आई कि आखिर यहाँ पर ये क्या भसड़ मच रही है और ये कैसा तमाशा चल रहा है भाई। उस जानी पहचानी आवाज को सुनते ही मैं तुरंत पीछे मुड़ा और अंदर आने वाले इंसान की तरफ एकदम नाराजगी भरी नजरों से घूरते हुए सीधे उसका नाम पुकारा, नत्सुमी तू आ गई आखिरकार सामने मेरे आज यहाँ। मेरी आवाज सुनकर वो एक पल के लिए वहीं जम गई। फिर उसने ध्यान से मेरी तरफ देखा और एकदम चौंकते हुए बोली, हारू तू यहाँ पर क्या कर रहा है और तू अचानक कब लौट कर आया है?
मैंने एक कमीनी सी हंसी हंसी और उसके पास जाते हुए बोला, सही है, मुझे तो लगा था कि तू मुझे पूरी तरह भूल चुकी है, लेकिन बहुत खूब याद हूं मैं तुझे। मैं सीधे उसके एकदम करीब पहुंचा और मजे लेते हुए उसके दोनों गालों को जोर जोर से खींचने लगा। ये नजारा देखकर वहां खड़े बाकी सभी लोगों की एकदम से हवा टाइट हो गई। सब मन में सोच रहे थे कि भैंस की आंख, इस बंदे के अंदर इतना जिगरा कहां से आया जो इसने इस जालिम लड़की के गाल खींच दिए। तभी उसकी खूबसूरत पलकें झपकी और उसने तुरंत ही मेरे दोनों हाथों को पकड़ ही लिया। उसने बड़े प्यार से पूछा, क्या हुआ, वापस आते ही इतना ज्यादा गुस्सा क्यों दिखा रहा है। ये देखकर वहां खड़े लोगों का सिस्टम हैंग हुआ, क्योंकि वो गुस्सा नहीं थी, बल्कि वो तो उल्टा मुझे प्यार से मना ही रही थी। उसकी इस मीठी टोन पर मैंने भड़कते हुए कहा, तुझे कोई अंदाजा भी है कि सिर्फ तुझ तक पहुंचने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े हैं मेरी जान। मैंने गुस्से में अपने हाथ छुड़ाए और उसके माथे पर उंगली से पोक किया, लेकिन इसके बावजूद उसने मेरे नखरों को पूरी तरह से झेलने वाला एकदम क्यूट सा एटीट्यूड बना रखा था। उसका ये सख्त लौंडा पिघल गया वाला रूप देखकर वहां खड़े सब लोगों की आंखें फटी रह गईं। किसी को भरोसा नहीं हुआ। सबको लग रहा था कि शायद वो कोई सपना देख रहे हैं या उनकी मति मारी गई है, क्योंकि किसी को हजम नहीं हो रहा था कि क्या ये सचमुच वही घमंडी और एटीट्यूड वाली लड़की ही है। वो प्यार से मुस्कुराकर बोली, अच्छा बाबा, अब बस भी कर। उसने मुझे खींचकर अपने बगल में बैठा लिया और मेरे बिखरे बालों को संवारने लगी। उसने मेरी आंखों में देखा और बड़े ही रोमांटिक अंदाज में बोली, ये कैसी हालत बना रखी है तूने, तेरे बाल इतने ज्यादा क्यों बिखर रहे हैं, क्या आजकल अमेरिका में यही अजीब सा स्टाइल चल रहा है। उसकी ये बात सुनते ही मेरे अंदर का दबा हुआ गुस्सा फिर से भड़क उठा और मेरी खोपड़ी एकदम से सटक गई। भाई, मैंने उस छपरी केटा की तरफ एकदम कातिलाना और ठंडी नजरों से घूरा और सीधे उसकी आंखों में देखते हुए ताना मारा कि मेरी ये बेहतरीन हालत किसी और की वजह से नहीं, बल्कि तेरे इस महान बॉयफ्रेंड की मेहरबानी से हुई है। वो बेचारी एकदम कंफ्यूज हो गई और मासूमियत से बोली, इसका भला मुझसे क्या लेना देना, मुझे तो अभी अभी पता चला कि तू लौटा है। मैंने गुस्से में एक गहरी सांस ली और सीधे उस चिरकुट बंदे को घूरते हुए सार्काज़म में बोला, तेरा ये नया वाला आशिक सचमुच बहुत ही ज्यादा महान और टैलेंटेड इंसान है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। सच, मैं यहाँ शांति से सिर्फ तुझे खोजने अंदर आया था और इस 2 कौड़ी के बंदे ने बिना बात का लफड़ा कर दिया। जब मेरा ध्यान नहीं था तो पीछे से मेरे बाल खींचे साले। मैंने ताना मारते हुए आगे बोला, सचमुच तेरी पसंद की दाद देनी पड़ेगी, बहुत ही बेहतरीन चॉइस है तेरी। ये सुनते ही उसकी कातिलाना नजरें सीधे उस पर जा गड़ी। उसने एकदम बर्फीली और खतरनाक टोन में केटा से सीधा सवाल किया, तूने इसके बाल खींचने की जरूरत की, तुझे इतना बड़ा जिगरा आखिर किसने दिया जो तूने इसको छूने के बारे में सोचा भी, साले नीच इंसान, तेरी औकात कैसे हुए इस पर हाथ उठाने की। जो बंदा अभी तक फुल भौकाल झाड़ रहा था वो अब एकदम बुझे हुए चूने जैसा हो गया। उसकी नजरों ने बता दिया कि अब उसकी बैंड बजेगी पक्का। वो डर के मारे हकलाते हुए बोला, नत्सुमी प्लीज मेरी बात सुन, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दे। जैसा ये लड़का बोल रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है, गलती पूरी तरह से इसी की है। इस बंदे का एटीट्यूड बहुत ही ज्यादा घमंडी था और वैसे भी ये तुझे सीधे तेरे पूरे नाम से क्यों बुला रहा है, ये तो तेरी सरेआम बेइज्जती है जो मुझसे देखी नहीं गई। इसीलिए अपने गुस्से के आवेश में आकर मैंने बस वो खुद को एकदम सही और सच्चा साबित करने की पूरी कोशिश कर रहा था और दिमाग पर जोर डाल रहा था कि किसी भी तरह से मेरी कोई भी एक छोटी सी गलती खोज ले। ये सुनकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आई। उसने अपना लंबा और खूबसूरत हाथ सीधे मेरे कंधे पर रखा और उस नल्ले को घूरते हुए एकदम स्वैग में बोली, तुझे पता है कि ये मेरा नाम क्यों लेता है? क्योंकि मैंने खुद इसको परमिशन दी है। तू बीच में बोलने वाला कौन होता है कि ये मुझे किस नाम से बुलाए, अपनी हद में रह समझा। मैं पहले काफी भड़का हुआ था, लेकिन जिस तरह से उसने सरेआम उसकी बोलती बंद की उसे देखकर मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया और मुझे अंदर से एकदम परम शांति मिल गई। शर्म के मारे उस बंदे का चेहरा एकदम सफेद और फिर लाल हो गया। उसने अपनी लाइफ में कभी भी उसको किसी के लिए इतना सॉफ्ट होते नहीं देखा था। वो मिडिल स्कूल से ही उसके पीछे लट्टू था और सालों से एक वफादार आशिक की तरह उसके पीछे दुम हिलाते हुए घूम रहा था पूरी शिद्दत से। लेकिन उसने कभी नहीं सुना था कि किसी लड़के को उसकी तरफ से इतना ज्यादा प्यार मिला हो मुझ जैसे सीधे बंदे को इतनी अहमियत मिलते देखकर उस इंसान से अपनी ये सरेआम हुई। करारी बेइज्जती और हार अंदर बिल्कुल हजम नहीं हुई। वो फिर से गिड़गिड़ाया और बोला, मुझे सचमुच बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम दोनों का रिश्ता इतना ज्यादा गहरा और करीबी है। उसकी ये रोतलू शक्ल देखकर उसने एकदम पककर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और उसे इग्नोर मारा। मैंने अपनी नाराजगी दिखाते हुए उसकी तरफ देखा और एकदम शांत आवाज में आदेश दिया कि अपने इस पुराने कचरे को तू खुद ही हैंडल कर, मुझे बीच में नहीं आना। उसने फिर से केंटा को अपनी कातिलाना नजरों से घूरा और एकदम सख्त टोन में पूछा, अब तू ही बता कि तेरे साथ आखिर क्या सुलूक किया जाए, बोल। ये खौफनाक सवाल सुनकर उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने जल्दी से दिमाग दौड़ाया, एक गहरी सांस ली और बिना कुछ बोले सीधे अपना हाथ उठाया और खुद के मुंह पर एक करारा तमाचा जड़ ही लिया। उस फट्टू बंदे ने गलती मानते हुए बोला कि मेरी ही गलती थी, मुझे बिना सोचे समझे पंगे नहीं लेने चाहिए थे। उसने डर के मारे मुझसे पक्की माफी मांगी। फिर उस ढक्कन ने खुद के मुंह पर 2 जोरदार थप्पड़ और रसीद कर दिए। उसकी रोतरू शक्ल देखकर मुझे साफ समझ आ गया कि लौंडे की सच में हवा टाइट है। मैंने थप्पड़ों की आवाज सुनी और हालत देखकर मामला रफा दफा करने की सोची। मैंने कहा, बस कर, अब खुद को पीटना पूरी तरह से एकदम बंद कर दे। अगर तू ऐसे ही खुद को पीटता रहा तो लोगों को लगेगा कि मैं कोई गुंडा हूं। वैसे भी बिना किसी ठोस वजह के मुझे लोगों से फालतू की भसड़ करना बिल्कुल पसंद नहीं, या पंगे लेना अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने नत्सुमी की तरफ देखकर कहा, चल अब मुझे वापस ले चल। इसके बाद उसने बूथ में बैठे अपने बाकी दोस्तों से कहा, तुम लोग अपना गेम चालू रखो, नत्सुमी खेलना है तो खेलो, वरना सीधे अपने घर निकलो। बार के उस केबिन से बाहर निकलते ही उसके चेहरे पर अजीब सा कंफ्यूजन था। वो मेरी शक्ल देखकर एकदम से बोली,
तेरा असली माजरा आखिर क्या है? तू अचानक से देश वापस क्यों आ गया? ऐसा क्या बड़ा कांड हो गया है जो तुझे इतनी रात गए मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आना पड़ा? कुछ तो लोचा लग रहा है। फिर उसने एक शातिर सी स्माइल देते हुए मुझसे कहा, कहीं तुझे अचानक से मुझ पर प्यार तो नहीं आ गया? सख्त लौंडा पिघल गया क्या जो इतनी रात को सीधा भागता हुआ आया? इतनी जल्दबाजी में मुझसे मिलने आना और मेरे उस एक्स बॉयफ्रेंड से सरेआम लफड़ा मोल लेना, कहीं तू आज रात मुझसे अपने प्यार का इजहार करने के मूड में तो नहीं? मैंने ऊपर देखा, उसे एक हल्की सी स्माइल दी और सीधा उसके सिर पर एक टपली बजा दी। वो दर्द के मारे कराह उठी और अपना सिर पकड़कर मेरी तरफ देखने लगी। उसने चिढ़कर कहा, तू तो मजाक भी नहीं समझता। इतने साल अमेरिका में रहकर तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर एकदम कबाड़ा हो चुका है। तू कतई बोरिंग इंसान है। मैंने कहा, आज मेरा मूड पहले से ही खराब है और तू फालतू के जोक मार रही है। टपली तो तुझे पड़नी ही थी, खुजली मचाई। उस बार से बाहर निकलने के बाद उसका चेहरा वापस से अपने पुराने एटीट्यूड और कड़क स्वैग में आ गया, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। उसने पूछा, तो फिर अब मुझसे क्या चाहिए? मैंने कहा, मुझे तेरे घर का दरवाजा खुलवाना है। मेरे पास चाबी नहीं है और वैसे भी वहां चाबी का सिस्टम नहीं है, इसलिए मुझे सीधे मकान मालिक को ही पकड़ना पड़ा। मेरी ये बात सुनकर उसका दिमाग दही हो गया और वो एकदम कंफ्यूज होकर मेरी तरफ देखने लगी कि आखिर मैं ये क्या बक रहा हूं। उसने कहा, मेरा घर पर वहां तो मॉम डैड है, तू बस एक कॉल कर देता तो कोई भी दरवाजा खोल देता, बल्कि तेरा स्वागत करने के लिए पूरी लाइन लग जाती। हम दोनों बचपन से साथ पले बढ़े थे, तो उसका घर मेरे लिए दूसरे घर जैसा ही था, पर तभी उसे लगा कि दाल में कुछ काला है, पक्का कोई लोचा है। उसने अपनी आंखें छोटी की और मुझ पर शक करते हुए घूरकर बोली, तू आखिर किस घर की बात कर रहा है? कहीं तेरा इरादा गलत तो नहीं? मुझे सीधे सीधे बता कि माजरा क्या है। वो बोली, कहीं तू उस अपार्टमेंट की बात तो नहीं कर रहा जहां मैं अभी रह रही हूं? मैंने सिर हिलाते हुए कहा, जाहिर सी बात है, वरना मैं इतनी रात को यहां क्यों आता? मैंने कहा, कतई ढक्कन है। क्या मैंने उसे ऐसे घूरा जैसे वो दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ हो? यह एकदम फालतू का सवाल था, जिसका जवाब बच्चे को भी पता होता कि मैं वहीं पर जाने वाला हूं। उसका चेहरा एकदम से उतर गया। उसने मुझ पर गहरा शक करते हुए पूछा, तू इतनी रात को मेरे पर्सनल अपार्टमेंट में आखिर क्या करने आ रहा है? तेरा असली प्लान क्या है? इतनी रात हो चुकी है, अगर तुझे रुकने के लिए जगह चाहिए तो सीधे मॉम डैड के पास जा सकता था। मेरे पास आने की क्या जरूरत पड़ गई? हालांकि उसे अंदर से पहले ही पक्का अंदाजा लग चुका था कि कुछ बहुत बड़ा लोचा हुआ है, पर वो इस बात को सच नहीं मानना चाहती थी। वो बस यही मना रही थी कि शक गलत निकले। मैंने उसकी तरफ देखकर एक शातिर स्माइल दी और बोला, शक्ल देखकर लग रहा है तुझे अभी तक खबर नहीं है कि तेरी मॉम ने तेरा गेम बजा दिया हुआ है। तू ज्यादा लोड मत ले, मैं भी तेरी तरह इस जाल में फंसा हुआ विक्टिम हूं। मेरी भी खोपड़ी सटकी हुई है। मेरी बात सुनकर उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। वो पूरी तरह बौखलाकर चिल्लाई, व्हाट द हैक? आखिर चल क्या रहा है, मुझे अभी बता। मैंने कहा, आज से हम दोनों मंगेतर हैं और साथ रहने वाले हैं। पर इससे पहले कि मैं अपनी बात खत्म कर पाता, बार के उस बंदे ने लाकर उसकी स्पोर्ट्स कार हमारे सामने खड़ी कर दी। कतई जहर गाड़ी थी। कार देखते ही उसने बिना कुछ बोले मुझे धकेलकर अंदर सीट पर पटक दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। उसके चेहरे पर अलग ही खौफ छाया था। इंजन की जोरदार आवाज के साथ वो स्पोर्ट्स कार तूफानी स्पीड में वहां से निकल गई। मैंने गाड़ी के अंदर इधर उधर हाथ मारकर देखा। कतई जहर इंटीरियर बना रखा था, एकदम प्रीमियम वाली फील आ रही थी। मैंने पूछा, ये गाड़ी तो पक्का बहुत महंगी होगी ना? तू सच में अंधा पैसा उड़ाने वाली लड़की है? मेरी बात सुनकर उसने स्माइल दी और अपना स्वैग दिखाते हुए टशन में बोली, ज्यादा महंगी नहीं है, बस कुछ लाख की ही तो है। उसकी ये बात सुनकर मैंने अपना सिर पीट लिया और मुंह बनाते हुए अपनी आंखें घुमा ली। मन में सोचा, अगर कुछ लाख इसके लिए महंगे नहीं है तो फिर महंगा क्या होता है? मैंने उसके आगे हाथ फैलाते हुए कहा, तो फिर लाख कुछ लाख मुझे दे, उड़ाने के लिए काम आएंगे। वो एक हाथ से कार चला रही थी और दूसरे हाथ से उसने मेरी हथेली पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और स्वैग दिखाते हुए सीधा बोली, मैं तुझे अपने पैसे भला क्यों दूं? तेरे खुद के डैड के पास भी तो अंधा पैसा पड़ा है। जा जाकर सीधे अपने उसी बाप से मांग ले, भिखारी इंसान। मैंने उसे घूरते हुए धीरे से कहा, कतई मखचूस है तू, और फिर उसे इग्नोर मारना ही सही समझा। थोड़ी ही देर में हम उसके उस आलीशान और महंगे अपार्टमेंट के बाहर पहुंच गए। मैंने उसकी तरफ देखा और दरवाजे के उस हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम पर उंगली रखते हुए कहा, इसमें मेरे हाथ का प्रिंट डाल दे ताकि मैं बिना रोक टोक के आराम से आ जा सकूं। उसे लगा था कि मैं अपना बोरिया बिस्तर उठाऊंगा और सीधा कट लूंगा। उसने इस भसड़ की उम्मीद नहीं की थी। वो हाथ बांधकर मुझे घूरते हुए बोली, मैं तेरा प्रिंट भला क्यों सेट करूं? ताकि तू अंदर घुसे और अपनी मर्जी से जब चाहे बाहर जाए। ये कोई धर्मशाला है क्या? उसकी इस बात पर मैंने भी बिल्कुल उसी के स्टाइल में अपने दोनों हाथ सीने पर बांध लिए और स्वैग दिखाया। हम दोनों के बीच तगड़ा आई कांटेक्ट हुआ। मैंने कहा, क्योंकि आज से मैं यहीं रहने वाला हूं, अगर तू मेरा प्रिंट रजिस्टर नहीं करेगी तो मैं अंदर बाहर कैसे आ जा पाऊंगा? क्या तेरा इरादा मेरी पर्सनल चाबी बनने का है? मैंने चेहरे पर एक कमीनी सी स्माइल लाते हुए उसके मजे लिए। मेरी बात सुनकर वो गुस्से से लाल हो गई। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और भड़क कर बोली, यहाँ रहना किसने कह दिया कि तू यहाँ रहेगा? क्या तूने अंदर घुसने के लिए मेरी परमिशन ली हुई है? ये मेरा प्राइवेट इलाका है। मैंने कहा, तेरी मॉम ने ही मुझे यहाँ रहने के लिए भेजा है। तब जाकर उसे असली लोचा समझ आया और पुरानी बात याद आई जो अधूरी छूटी थी, जो मैं बार में बोलते बोलते रुक गया था। वो फौरन बोली, तूने कहा था कि मेरी मॉम ने मेरे साथ गेम खेला है, उसका आखिर क्या मतलब था? बता, क्या उस बात का इस पूरे कांड से कोई लेना देना है? मैंने हाँ में सिर हिलाया और कहा, क्योंकि जल्द ही हम दोनों की सगाई होने वाली है, इसलिए घरवाले चाहते हैं कि हम दोनों साथ रहकर अपने बीच की बॉन्डिंग और प्यार को थोड़ा बढ़ाएं। मेरी ये बात सुनकर उसे लगा कि शायद उसके कान बज रहे हैं। उसका सिस्टम हैंग था। उसने सदमे में आकर मेरी तरफ देखा और हकलाते हुए बोली, तूने अभी क्या बका? मेरी और तेरी सगाई, ये क्या फालतू का मजाक चल रहा है? ये किस लेवल की बकवास कर रहा है?
तो मैंने कहा, खैर जो भी है सच यही है। अगर तुझे इसके पीछे की असली वजह जाननी है तो जाकर सीधे अपनी मॉम से पूछ। मेरे अंदर अब फालतू ज्ञान देने की ताकत नहीं है, मेरी तो पूरी तरह बैंड बजी है। मैं सीधा नहाने जा रहा हूँ और फिर घोड़े बेचकर मस्त सो जाने वाला ही हूँ। बाय बाय। मैंने उबासी लेते हुए उसकी तरफ अपना हाथ हिलाया और भारी लगेज घसीटते हुए सीधा उसके कमरे की तरफ अंदर को बढ़ गया था। पीछे से वो चिल्लाई, ओए नहाने जाने से पहले मुझे पूरी बात अच्छे से समझा कर जा। पर मैंने एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा सीधा उसके ही मुंह पर बंद कर दिया, जिससे उसकी वो घमंडी और ऊंची नाक कुचलने से बची। वो पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगी और बाहर से जोर जोर से मुझ पर चिल्लाने लगी थी। बाहर निकल कमीने। थोड़ी ही देर बाद मैंने दरवाजा खोला। मेरे हाथ में बदलने के लिए दूसरे कपड़े थे और मैं स्वैग से दरवाजे के फ्रेम पर टेक लगाकर खड़ा हो गया और उससे बोला, देख मुझे इस वक्त बहुत ही भयंकर वाली नींद आ रही है। मेरा दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो चुका है। अपन इस टॉपिक पर कल सुबह बात करेंगे, ठीक है? इतना बोलकर मैं उसके बगल से निकला और सीधा बाथरूम में घुस गया। वो बाहर खड़ी एकदम बेबस होकर मेरा ये सारा तमाशा देखती रह गई। मेरी शक्ल पर पक्की थकावट देखकर उसने फिलहाल के लिए इस रायते को यहीं छोड़ना सही समझा। अगली सुबह एकदम तड़के में हॉल में आया और जोर से चिल्लाते हुए बोला, ओए नत्सुमी, क्या नाश्ता रेडी हो गया है? मेरे पेट में भयंकर चूहे कूद रहे हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। अपनी नींद भरी आंखों के साथ मैं सीधा जाकर सोफे पर धड़ाम से बैठ गया था। मेरा सिर ऐसे झूल रहा था जैसे मैं अभी वापस से गहरी नींद में लुढ़क जाऊंगा। उसने ओपन किचन में अपने लिए एक ग्लास पानी निकाला और वहीं किचन के काउंटर के सहारे अपनी बॉडी को टिकाते हुए आराम से खड़ी हो गई। फिर उसने एकदम आलसी टोन में जम्हाई लेते हुए मुझसे कहा, यहाँ कोई नाश्ता वाश्ता नहीं मिलने वाला है आज। मैं यहाँ खाना वाना नहीं बनाती। अगर तुझे कुछ ठूसना है तो खुद बाहर जा और अपने पैसे से खरीद कर खा ले। मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और मैं रोतड़ू सी शक्ल बनाकर वहीं बैठ गया और बोला, अब मैं क्या करूं? खाली पेट मुझे चक्कर आते हैं। नात्सुमी, तू अभी एक बढ़ता हुआ बच्चा है। फ्रिज में बढ़िया दूध और मस्त ड्रिंक्स हैं, जाके पीले। अलमारी में भी बहुत सारे कुरकुरे, बिस्किट और स्नैक्स पड़े हैं। आराम से अपना घर समझकर खा। वो आराम से निकालकर जो मन करे वो ठूस ले ताकि तेरी भूख मिट जाए। तब तक मैं घर पर फोन घुमाकर अपने मम्मी पापा को बुलाती हूँ ताकि वो लोग आकर तुझे वापस छोड़ दें। जैसे ही मुझे पता चला कि यहाँ खाने के लिए मस्त आइटम रखे हैं, मैं झट से सोफे से उठा और पागलों की तरह सीधा फ्रिज की तरफ भाग गया, एकदम भूखा। वो क्या मैंने कल रात को तुझे नहीं बताया था कि आज से मैं तेरे साथ यहीं रहने वाली हूँ? और मैं भी बिल्कुल शर्मा नहीं रहा था। मैंने उस जगह को अपना ही अड्डा समझ लिया और बड़े स्वैग से पीने के लिए दूध निकाला। फिर मेरी नजर एक सेब पर पड़ी तो मैंने उसे भी बाहर निकाल लिया। आधा डिब्बा दूध गटकने के बाद मैंने उस सेब को चबाना शुरू कर दिया। वो मेरी तरफ घूर कर देखने लगी और बोली, देख सगाई और उन सब फालतू बातों के लिए मैं कभी हाँ नहीं करने वाली। मैंने बस अपने कंधे उचका दिए और कहा, अगर तू राजी नहीं है तो वापस जा और अपने घर वालों को मनाकर दादा शू को बोल दे, क्योंकि मैं इस भसड़ में कोई फैसला नहीं ले सकता। ये सब सुनकर उसने अपना मुंह बना लिया और गुस्से में चिढ़ गई। वो दादाजी भी ना, आखिर ये सब क्या स्यापा मचा रखा है? तेरी मम्मी ने कहा था कि अगर तू इस वीकेंड वापस घर जाता है तो वो तुझे सब कुछ एकदम अच्छे से समझा देंगी और मामला सुलझाएंगी। उस वक्त अगर तेरा मन नहीं भी हुआ तो भी तुझे उनकी बात माननी ही पड़ेगी। इसलिए बेहतर होगा कि तू फालतू हाथ पैर मारना छोड़ दे और चुपचाप मान ले। मुझे इस पूरे गेम का रिजल्ट पहले से ही साफ दिख रहा था। जब तक दादा शू का ऑर्डर रहेगा उसको हर हाल में उनकी बात माननी ही पड़ेगी, चाहे उसका मन हो या ना हो। वो अंदर ही अंदर काफी दिमाग दही महसूस कर रही थी। बोली, वीकेंड को गोली मार, मैं आज रात को ही तुझे वापस ले जाऊंगी ताकि ये सारा लोचा आज ही खत्म हो। मैंने अपना हाथ हवा में ऐसे हिलाया जैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और कहा, जो तेरी मर्जी होकर। वैसे भी मैंने तो पहले ही हथियार डाल दिए। मुझे पता था आखिर में उसकी हालत भी मेरे जैसी ही होने वाली है। सेब का काम तमाम करने के बाद मैंने अपने हाथ धोए और उसकी तरफ देखकर मजे लेते हुए बोला, तू स्कूल निकलने वाली है, जरा मेरे लिए रुक जा। मैं अभी बस फटाफट अपने दांत घिसकर मुंह धोता हूँ और जल्दी से कपड़े बदल कर आता हूँ। इसमें बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 2 मिनट। उसने शक भरी नजरों से घूरते हुए पूछा, क्या तू भी मेरे साथ स्कूल चल रहा है? मैंने उसकी तरफ देखकर एक बड़ी सी कमीनी स्माइल दे दी, क्योंकि आज से मैं तेरे ही स्कूल में एडमिशन ले रहा हूँ। उसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका फ्यूज उड़ गया हो, लेकिन मैंने उसे पूरी तरह से इग्नोर ही मार दिया था और सीधा बाथरूम के अंदर घुस गया। मेरी धीमी सी गुनगुनाने की आवाज अभी भी बाहर तक आ रही थी। जब मैं पूरा फ्रेश होकर बाहर निकला तो हम दोनों आखिरकार स्कूल के लिए निकल ही पड़े। हालांकि वो काफी ज्यादा चिड़ी हुई और बेसब्र हो रही थी, लेकिन वो मुझे पीछे छोड़कर नहीं जा सकती थी। इसलिए उसने अपनी गाड़ी निकाली और मुझे साथ स्कूल ले गई। हम शांडे हाई स्कूल के एकदम पास पहुंच रहे थे, क्योंकि ये इलाके का एक बहुत महंगा और एकदम टॉप क्लास प्राइवेट स्कूल था। इसलिए इसका पूरा कैंपस बहुत बड़ा था और स्कूल के शानदार बड़े गेट दूर से ही दिखाई दे रहे थे। मैंने उसे देखते ही जोर से चिल्लाकर कहा, रोक दे गाड़ी, बस यहीं पर रोक, मुझे बस इसी जगह पर नीचे उतार दे। उसके पास गाड़ी साइड में लगाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उसने एकदम कंफ्यूज होकर मुझसे पूछा, सीन क्या है बे? वो हम अभी तक स्कूल पहुंचे भी नहीं हैं। तू यहाँ बीच रास्ते में क्यों उतर रहा है? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, मैं तेजी से उछलकर कार से बाहर निकल गया। मैंने एक बहुत ही कमीनी सी स्माइल दी और बोला, मैं तेरे साथ स्कूल के अंदर हरगिज नहीं जाने वाला। इससे बिना बात का रायता फैलेगा और सब लोग हमें ही घूरते रहेंगे। मुझे अभी भी शांति से और लो प्रोफाइल रहकर ही जीना पसंद है। बाय, तू आगे जा, मैं अंदर जाने से पहले अपने लिए थोड़ा नाश्ता खरीद लूंगा। वो बोली, जैसी तेरी मर्जी। उसे सच में कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि स्कूल के बहुत सारे छपरी लोग बस यही चाहते थे कि वो सब उसकी महंगी कार में आते हुए दिखें ताकि उनका भी तगड़ा भौकाल बन सके।
लेकिन दूसरी तरफ मैं इकलौता ऐसा बंदा था जो उसे पूरी तरह से इग्नोर मारकर अपना अलग ही एटीट्यूड दिखा रहा था। एकदम वो मुझे अकेला छोड़कर तुरंत ही अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल गई। मैंने अपने चारों तरफ देखा और मेरी नजर एक बेकरी पर पड़ी और मैंने सोचा कि क्यों ना नाश्ते के लिए थोड़ी सी बढ़िया ब्रेड खरीद ली जाए। जैसे ही मैं उस दुकान की तरफ धीरे धीरे चलकर गया, एक बहुत ही कड़क और स्वादिष्ट खुशबू मेरी तरफ हवा में आई थी। मैंने दुकान के चारों तरफ नजर घुमाई और पास खड़े क्लर्क से बोला, मुझे ये रॉक बैक चीज क्रोइसेंट दे दो। मैंने डिस्प्ले में बचे हुए आखिरी पीस की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा। मेरी बात सुनकर वो क्लर्क चलकर पास आया और उसने वो आखिरी क्रोइसेंट बाहर निकाला और उसे बड़ी ही सावधानी से एक छोटे से पैकेट के अंदर पैक कर दिया था। जैसे ही वो पैक हुआ, मैंने उसे लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उस क्लर्क ने एकदम माफी मांगते हुए कहा, सर मुझे माफ करना, ये आखिरी था और पहले बिक चुका है। क्लर्क कृपया करके आप अपने लिए कोई दूसरी चीज चुन लीजिए। ये सुनते ही मेरा मूड एकदम खराब हो गया। मैंने इसे सिलेक्ट करने में अपना इतना सारा कीमती टाइम बर्बाद किया था और अब एंड टाइम पर कोई और इसे ले गया। मैंने गुस्से में पूछा, किसने खरीदा है इसे? मैंने साफ साफ इसे सबसे पहले देखा था। ये सुनकर वो क्लर्क थोड़ा घबराया और उसने इशारा किया वहां चेकआउट काउंटर पर खड़ी एक लड़की की तरफ और बोला, सर वो उस सामने खड़ी मैडम ने खरीदा है, इसलिए मैं आपसे सच में बहुत माफी मांगता हूं, लेकिन आप चाहें तो हमारी यूरोपियन ब्रेड और ये मस्त चीज बन भी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, क्या आप उनमें से कुछ ट्राई करना चाहेंगे? मैंने अपना मुंह बनाते हुए कहा, नहीं रहने दे। उस क्लर्क को मना करने के बाद मैं सीधा उस लड़की के पास गया और एकदम शरीफों की तरह पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे वो अपना चीज क्रोइसेंट दे सकती हैं प्लीज? यार असल में मेरा दिमाग थोड़ा सनकी टाइप का है, अगर एक बार कोई चीज मेरे दिल पर चढ़ गई तो मैं उसे बदल नहीं सकता, मुझे वो हर हाल में चाहिए ही होती है बॉस। लेकिन भाई साहब, जैसे ही उस लड़की ने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो मैं एकदम सुन्न रह गया। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, शक्ल देखकर सख्त लौंडा पिघला। उसका चेहरा एकदम चांद का टुकड़ा लग रहा था और आंखें तारों की तरह चमक रही थीं। उसका ऑरा बहुत ही क्लासी था, एक नजर में ही लग रहा था कि वो पक्का कोई स्कूल की टॉप स्टूडेंट होगी। कसम से वो एकदम मेरी टाइप की बंदी थी। लूना ने मेरी तरफ देखा और बोलना शुरू किया। उसकी आवाज इतनी प्यारी और मीठी थी कि सुनकर दिल गार्डन गार्डन हो गया, एकदम कातिलाना। ये बिल्कुल उसी तरह की मीठी आवाज थी जिस पर हम लड़के लट्टू हो जाते हैं, जिसे बस एक बार सुन लेने से ही किसी भी लड़के की धड़कन तेज हो जाए। मुझे भी प्यारी आवाजें काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, इसलिए मैं खुद को थोड़ा एक्साइटेड होने से नहीं रोक पाया, खासकर तब जब मेरे ठीक सामने खड़ी वो लड़की कतई जहर लग रही थी। उस पर खुद पर कंट्रोल रखना बहुत भारी काम था। मैंने उससे बोला, ये चीज क्रोइसेंट आखिरी बचा है और सच में इसे खाने की मेरी बहुत इच्छा हो रही है, क्या तुम प्लीज ये मुझे दे सकती हो क्या? प्लीज यार, मैं सच में तुझसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। लेकिन लूना पर मेरी इन बातों का कोई असर नहीं हुआ और उसने बड़ी ही शराफत के साथ माफी मांगते हुए कहा, सॉरी, ये मैंने किसी और के लिए खरीदा है, इसलिए मैं ये तुझे बिल्कुल नहीं दे सकती। ये सुनते ही मेरी हवा एक फूटे हुए गुब्बारे की तरह निकल गई। मुझे पूरा यकीन था कि उसने ये अपने बॉयफ्रेंड के लिए खरीदा है। अपने बॉयफ्रेंड की इतनी फिक्र करना और उसके लिए सुबह सुबह नाश्ता खरीदने आना, आज के टाइम पर ऐसी बंदी मिलना तो एकदम किस्मत की बात है भाई साहब। भले ही उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी उसने मेरे दिल में अपनी एक अलग ही जगह बना ली थी, इसलिए मैंने भी फालतू का दबाव बनाना सही नहीं समझा। मेरा पोपट हो गया था। मैं लंबी सांसें छोड़ते हुए अपने भारी पैरों को घसीटकर वापस उस कांच के डिस्प्ले की तरफ चला गया और उसकी आंखें मुझे ही जाते हुए देख रही थी। एकदम शायद उसे अंदर ही अंदर थोड़ा गिल्टी फील हो रहा था, इसलिए वो खुद को बोलने से रोक नहीं पाई और बोली, मैंने सुना है कि यहाँ की यूरोपियन ब्रेड भी खाने में काफी ज्यादा स्वादिष्ट होती है, सच? उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर मुझे लगा कि वो बंदी सच में बहुत ही ज्यादा केयरिंग और अच्छे नेचर वाली है। फिर मैंने उसकी तरफ एक छोटी सी स्माइल दी और कहा, चलो फिर मैं वही ट्राई करूंगा पक्का। मैंने तुरंत एक यूरोपियन ब्रेड का ऑर्डर दिया, पैकेट उठाया और बस कुछ ही कदमों में दौड़कर उसके पास पहुंच गया। भले ही उसका बॉयफ्रेंड था, लेकिन फिर भी मैं पीछे नहीं हटने वाला था। दोस्त, मैं आज ही तो इस नए स्कूल में आया था, तो किसी टॉप स्टूडेंट से दोस्ती करना कोई बुरा आइडिया नहीं था, इसलिए मैंने पूरी हिम्मत जुटाई और बिना डरे उसके साथ बातचीत शुरू कर दी, एकदम बिना झिझक के। मैंने पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या तुम भी इसी शानडे स्कूल में पढ़ती हो? मैंने तो आज ही यहाँ पर नया एडमिशन लिया। लूना ने मेरी तरफ देखा और एकदम शांत रहकर बोली, हाँ मैं भी वहीं पढ़ती हूँ। फिर मैं भी उसके साथ कदम मिलाकर आगे की तरफ चलने लगा था। साथ चलते हुए बातों में पता चला कि वो तो मेरी सीनियर निकली। ये सुनकर मेरा थोड़ा पोपट हो गया और मैंने मुंह बनाते हुए बोला, मैं शायद सोफोमोर क्लास में बनूंगा। मैं सीनियर क्लास में तो किसी भी कीमत पर नहीं हूँ। लूना का चेहरा देखकर लग रहा था जैसे उसका फ्यूज उड़ गया हो। लूना, तेरा इस शायद से क्या मतलब है बे? लूना, क्या तुझे अपनी खुद की क्लास के बारे में तक नहीं पता है? मैंने थोड़ी शर्मिंदगी से अपना सिर खुजाया और उसे धीरे से देखने लगा। असल में मैं अभी अमेरिका से वापस आया हूँ। वहां मैं फर्स्ट ईयर में था, पर मेरा दिमाग कतई जहर है और मुझे अच्छे से पता है मैं काफी स्मार्ट हूँ, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो नत्सुमी की मॉम पक्का मेरा जुगाड़ लगाकर मुझे सीधा सेकेंड ईयर में डाल देंगी, क्योंकि मुझे अच्छे से पता था कि वो भी इसी क्लास में पढ़ती है। ये तो सेट है। उसकी माँ हमें एक साथ रखेगी ताकि हमारी बॉन्डिंग हो सके। भले ही मैं अमेरिका में फर्स्ट ईयर में था, पर मेरा कॉन्फिडेंस था कि मैं यहाँ का सिलेबस आराम से सिस्टम फाड़ दूंगा गुरु। मेरे चेहरे पर इतना तगड़ा कॉन्फिडेंस और भौकाल देखकर लूना अपनी हंसी बिल्कुल नहीं रोक पाई और एकदम से मुस्कुरा दी। फिर वो बड़े ही शांत तरीके से मुझसे बोली कि ये कहना भी थोड़ा मुश्किल है लूना, दोनों जगह के पढ़ाई के सिस्टम में बहुत बड़ा फर्क होता है, इसलिए यहाँ के मुश्किल लेवल को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत करना, वरना बाद में तेरा ही कबाड़ा हो जाएगा। हम दोनों मजे में बात करते हुए चल रहे थे और स्कूल के गेट तक पहुंच गए। जैसे ही हम अंदर घुसने वाले थे, तभी अचानक से गार्ड ने मुझे रोक ही लिया।
गार्ड, ओए तू अंदर नहीं जा सकता, क्लास शुरू होने वाली है और बाहर वालों की कोई एंट्री बंद है। ये सुनकर मेरी आंखें एकदम फटी की फटी रह गईं। मैंने उस गार्ड से कहा, अरे भाई मैं भी इसी स्कूल का स्टूडेंट हूँ, मैंने आज ही यहाँ एडमिशन लिया है, पर मैंने चाहे जितना समझाया उस ढक्कन ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। उल्टा वो मुझे और भी शक की नजरों से घूरने लगा, जिससे मेरा दिमाग दही होने लगा। मैं बस सोच ही रहा था कि क्या मुझे नत्सुमी का नाम लेकर अपना काम निकलवाना चाहिए। तभी मेरे बगल में खड़ी लूना एकदम से बोल पड़ी, अंकल ये सच में आज ही नया आया है, इसलिए बेचारे के पास अभी तक कोई आईडी कार्ड नहीं है, ये सच ही है। ये सीधा ऑफिस जाकर ही रिपोर्ट करने वाला है, मैं इसकी गारंटी लेती हूँ। मेरी बात मान लो। तभी उस गार्ड ने लूना को पहचान लिया और बोला, अरे मैं तो तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, गार्ड तुम लूना हो ना? चलो ठीक है, सिर्फ तुम्हारी खातिर मैं इसे अंदर जाने दे रहा हूँ। लूना ने धीरे से अपना सिर हिलाया और बोला, शुक्रिया। लेकिन मैं अभी भी अंदर से बहुत उखड़ा हुआ था। माना लूना ने मेरी मदद करके सही किया, पर उस गार्ड के एटीट्यूड ने मेरी खोपड़ी सटका दी थी। वो मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मैं कोई चोर हूँ। मैं इतना हैंडसम दिखता हूँ, मेरे जैसे ओजी बंदे को इस तरह शक की नजर से देखना बड़ी बेइज्जती है। मैंने सीधे लूना से कहा, शुक्रिया, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद करवा सकता हूँ। फिर मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और नत्सुमी को कॉल घुमा दिया। उधर से नत्सुमी की अलसाई हुई आवाज आई, नत्सुमी हेलो, क्या काम है? मैंने चिढ़ते हुए कहा, मुझे इस छपरी गार्ड ने रोक लिया है और ये नल्ला मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा है। वो मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा क्योंकि उसे भरोसा ही नहीं है कि मैं एक ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ। मेरी ये बात सुनते ही नत्सुमी फोन पर जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगी। उसकी हंसी सुनकर मेरी नस फटने लगी। मैं गुस्से में बस उसका नाम चिल्लाने ही वाला था कि वो चुप हो गई और बोली, इंतजार कर, मैं सब सेट करती हूँ अभी। उसने मुझसे कहा, थोड़ा रुक, मैं अभी तेरा काम करवाती हूँ। तभी अचानक मुझे उसके पास से किसी लड़के की आवाज सुनाई दी जो उससे पूछ रहा था कि फोन पर आखिर कौन बात कर रहा है। उसकी आवाज वैसी थी जिस पर कोई भी लड़की आराम से लट्टू हो जाए। मेरा दिमाग सटक गया और मैंने एकदम चिढ़कर पूछा, तू किसके साथ है? मुझे नहीं पता कि उसने मेरी बात सुनी नहीं या फिर वो मुझे इग्नोर कर रही थी, क्योंकि उसने बिना कुछ बोले सीधा फोन काट दिया। मैं झल्लाहट में चिल्लाया। लूना मुझे एकदम टेंशन में देखने लगी और बोली, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? मैंने अपना मुंह बनाते हुए उससे कहा कि कुछ लोग अपने दोस्त से ज्यादा डेट को भाव देते हैं, ये बहुत गलत बात है। 1 मिनट भी नहीं बीता था कि अचानक उस गार्ड का फोन बजने लगा। जब उसने कॉलर आईडी पर नाम देखा तो उसके तोते उड़ गए और वो एकदम हक्का बक्का रह गया। उसने बहुत इज्जत के साथ वो फोन उठाया और सामने वाले की बात सुनने के बाद वो तगड़े शौक में मुझे फटी आंखों से घूरने लगा, जैसे उसने कोई असली भूत देख लिया। फोन कटते ही उस गार्ड का एटीट्यूड पूरे 180 डिग्री घूम गया और वो मक्खन लगाते हुए बोला, मुझे माफ कर दो भाई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, ये बस एक गलत फहमी थी। गार्ड, ये पूरी मेरी गलती है, आप आराम से अंदर जा सकते हैं, प्रिंसिपल सर अंदर आपका ही इंतजार कर रहे हैं। ये सुनते ही मुझे लगा कि अब अपना एकदम भौकाल है। ये बात सुनकर मेरे दिल को एकदम तगड़ा सुकून मिला और मैं पूरे स्वैग के साथ अंदर घुस गया। उधर लूना का तो फ्यूज ही उड़ चुका था और वो मेरे पीछे पीछे आने लगी, मुझसे पूछते हुए, लूना आखिर तू है कौन? भाई जो प्रिंसिपल तक तेरी सिफारिश कर रहे हैं। मैंने अपनी एक उंगली हिलाई और एकदम रहस्यमयी सी हंसी हंसते हुए उसे देखते हुए पूरे स्वैग में उससे आज ही कहा, ये तो एक बड़ा सीक्रेट है, जब हमारी थोड़ी और अच्छी दोस्ती हो जाएगी तो तुझे खुद ही पता चल जाएगा। ये सुनकर लूना धीरे से मुस्कुराई और हल्के से हंसने लगी। लूना, क्या ये तुम्हारा मुझ पर लाइन मारने का कोई नया तरीका है? वैसे मैं इतनी आसानी से हर किसी को अपना दोस्त बिल्कुल नहीं बनाती हूँ। हाँ मुझे पता है तुम एक टॉप स्टूडेंट हो और तुम्हारे नखरे बहुत ज्यादा होंगे, खासकर तुम जैसी चांद का टुकड़ा लड़की जिसके पीछे दिन भर लड़कों की लाइन लगी रहती ही होगी। सच। मैं ये बोलकर खुशी से हंसने लगा। मैंने नत्सुमी की उस घटिया हरकत को अपने दिमाग से एकदम बाहर निकाल फेंका था और तभी लूना ने बहुत ही ज्यादा हैरानी से मुझे घूरते हुए देखा। आज के दिन ही? लूना, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एक टॉप स्टूडेंट हूँ? उसकी ये बात सुनकर मैं पूरे स्वैग में मुस्कुराया और अपना भौकाल दिखाते हुए अपनी एक आंख की भौं ऊपर उठा दी थी। मैंने कहा, क्योंकि मेरी खोपड़ी बहुत तेज चलती है। मैं एक नजर में बता सकता हूँ, तुम्हारा ऑरा ही एकदम किसी पढ़ाकू और कड़क टॉप स्टूडेंट वाले टाइप का ही तो है। सच? क्या मैं बिल्कुल सही था? और अभी उस गार्ड ने भी बोला कि वो तुम्हें अच्छे से पहचानता है। क्यों? क्या तुम इस स्कूल में बहुत ही ज्यादा फेमस हो? लूना ने बहुत ही शांति से जवाब दिया, हाँ शायद तुम ऐसा कह सकते हो। उसने ज्यादा बात नहीं खींची क्योंकि उसे बिल्कुल भी फालतू का भौकाल दिखाने का कोई शौक नहीं था। सच। मैंने बिना रुके उससे और भी सवाल दाग दिए कि तुम इतनी फेमस कैसे हो? क्या तुम स्कूल की सबसे कड़क लड़की हो, या फिर तुम्हारे नंबर 1 आने से, या फिर तुम पूरे स्कूल में फर्स्ट आती हो? मैं पक्का शर्त लगा सकता हूं कि ये दोनों ही बातें बिल्कुल सच हैं, है ना? मेरी बात सुनकर लूना ने एकदम शांति से कहा था, आज ही। लूना, मैं खुद को स्कूल की सबसे सुंदर लड़की तो नहीं मानती, लेकिन हाँ मेरी ग्रेड्स हमेशा अच्छी ही आती हैं। ये सुनकर मैं एकदम से हैरान होकर उसे घूरने लगा था। मैंने कहा, क्या तुम इस स्कूल की सबसे सुंदर लड़की नहीं हो? तुम इतनी गजब दिखती हो यार, अगर तुम नहीं हो तो फिर आखिर कौन है वो? 1 मिनट रुकना, कहीं वो लड़की नत्सुमी तो नहीं है? मेरे मुंह से उसका नाम सुनते ही लूना की आंखें झपकी और उसने मुझसे तुरंत पूछा, क्या तुम उस लड़की को जानते हो सच में? मैंने उसके चेहरे के बदलते हुए भावों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और फुल एक्साइटमेंट में पूछा, वो नत्सुमी पूरे स्कूल में बहुत ज्यादा फेमस होगी, है ना भाई? उसका तो तगड़ा ही भौकाल होगा ना, सच सच बताना आज। मैंने सुना है कि बहुत से लड़के उसके पीछे पड़े रहते हैं। तुम भी तो एक जानी मानी टॉप स्टूडेंट हो, तो तुम पक्का उसे जानती होगी। लूना, हम इतने क्लोज नहीं हैं। ये बोलते ही लूना की आवाज एकदम ठंडी पड़ गई और मुझे शक भरी निगाहों से घूरते हुए बोली, वो एक नंबर की प्लेबॉय टाइप लड़की है जो बस लड़कों से खेलती रहती है। सच?
लूना जब तक कोई हैंडसम लड़का उसके पीछे भागता है वो कभी ना नहीं कहती, क्या तुम भी उसी पर लट्टू हो? मैंने जोर से नाक से कोड़ी। मैंने कहा वो 2 कौड़ी की चालू लड़की मेरी औकात नहीं है कि मैं उसे पसंद करूं। ये सुनते ही लूना एकदम से चौंक गई और मुझे देखने लगी। मेरे मुंह से नत्सुमी का नाम सुनकर उसे लगा था कि मैं भी बाकी लड़कों जैसा हूं, लेकिन भाई वो लड़की बिल्कुल मेरे टाइप की नहीं है सच में। अगर मुझे चुनना ही पड़ा तो मुझे लगता है तुम मुझसे 1000 गुना बेहतर हो। आखिर उसमें ऐसा है ही क्या सिर्फ इसीलिए कि वो अमीर है और थोड़ी बहुत सुंदर है? सच में एकदम बिगड़ी शहजादी है। जो भी उस पर लट्टू होगा उसकी पनौती लगनी तय है। अगर नत्सुमी ने मुझे ऐसे भसड़ मचाते सुन लिया तो वो पक्का मेरी खटिया खड़ी कर देगी आज ही। इसलिए मैं सिर्फ पीठ पीछे बुराई करता हूँ। उस छपरी को किसने बोला था कि वो दोस्त से पहले लड़के को ज्यादा भाव दे? लूना अपनी पूरी जिंदगी में एकदम पहली बार किसी को नत्सुमी के बारे में ऐसे भौकाल मचाकर इतनी भसड़ भरी बातें करते हुए सुन रही थी। उसने मेरी तरफ ऐसे हैरानी से देखा जैसे मैं कोई दूसरे ग्रह का प्राणी हूँ, और मेरी शक्ल पर वो अजीब सी झल्लाहट और गुस्सा देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई और जोर से हंस पड़ी। फिर बोली कि मैं सच में बहुत ही दिलचस्प इंसान हूँ। ये सुनते ही मेरी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और मैंने इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए कहा कि मैं अपना नाम बताना तो भूल ही गया। मुझे पता है तुम्हारा नाम लूना है, और सच कहूं तो ये नाम बहुत ज्यादा प्यारा है। मैंने अपना नाम हारू बताया तो लूना मुस्कुराते हुए बोली कि मेरा नाम भी बहुत अच्छा है। अब उसके बर्ताव में मेरे लिए पहले से ज्यादा अपनापन था। शुरुआती झिझक मिट गई थी। मैंने उससे कहा कि मुझे अभी अपनी क्लास नहीं पता, तुम अपनी वाली बता दो ताकि मैं बाद में तुमसे मिलने आ सकूं। मैंने उसे बताया कि मैं अभी वापस आया हूं और इस स्कूल के बारे में कुछ नहीं जानता, तो क्या कुछ समझ न आने पर मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊं? मैं बस उसके थोड़ा और ज्यादा करीब जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ फालतू का कचरा नहीं था, बल्कि मेरी सोच एकदम साफ और बहुत सिंपल थी। मैं बस उस खूबसूरत और होशियार लड़की से दोस्ती करना चाहता था। हमारी वाइब अच्छी मैच हो रही थी तो उससे दोस्ती करना तो पक्का बनता ही था। वैसे भी मेरा सबसे बड़ा शौक ही नए और होशियार दोस्त बनाना है, और ऐसे काम के स्मार्ट लोगों को अपनी लिस्ट में हमेशा शामिल करने में कभी भी मेरा कोई भी नुकसान नहीं होता है। ये सच है। लूना सिर हिलाते हुए बोली कि वो सीनियर क्लास एस में है, तो मैंने कह दिया कि ठीक है। अब मुझे ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई। मैंने कहा कि मैं अब तुम्हारा टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे भी अभी सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर अपनी रिपोर्टिंग करनी है, और वहां से फ्री होने के बाद मैं तुम्हें पक्का ढूंढ लूंगा। इतना कहने के बाद मैं अपना पूरा स्वैग दिखाते हुए सीधा एडमिन बिल्डिंग की तरफ निकल गया, और पीछे से लूना मुझे एकदम गहरे ख्यालों में डूबकर बस घूरती ही रह गई। वो सोचने लगी कि एक नया स्टूडेंट सीधा प्रिंसिपल के पास जा रहा है। पक्का इस बंदे का बैकग्राउंड आम नहीं है, बल्कि पीछे कुछ तो बहुत बड़ा लफड़ा जरूर है। नॉर्मली जो नए बच्चे आते हैं वो सिर्फ एडमिन ऑफिस जाते हैं और सीधा अपनी क्लास टीचर को जाकर रिपोर्ट करते हैं, पर मेरा भौकाल एकदम अलग था। ये सोचकर कि आगे बात करने के और भी मौके मिलेंगे, उसने फालतू जासूसी करना बंद कर दिया और चुपचाप अपनी क्लास की तरफ आगे बढ़ गई। इधर दूसरी तरफ मैं प्रिंसिपल के ऑफिस में अपनी ग्रैंड एंट्री मार चुका था, और मेरा खौफ ऐसा था कि मुझे देखते ही उसने बड़ी इज्जत से पीने के लिए तुरंत कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली और बहुत ही ज्यादा मीठेपन के साथ पूछा कि क्या मुझे कुछ फ्रूट्स भी खाने हैं। मैं आराम से सोफे पर बैठकर थोड़ा इंतजार करने लगा, तभी वहां काले चश्मे वाली एक औरत अंदर आ गई और माहौल एकदम सीरियस हो गया, जिसे देखकर मेरा थोड़ा माथा ठनका। उस टीचर ने बहुत ही इज्जत के साथ दरवाजे पे नॉक किया और एकदम सीरियस शक्ल बनाते हुए पूछा कि क्या आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है मेरे प्यारे प्रिंसिपल सर? ये सुनते ही प्रिंसिपल ने तुरंत अपना एकदम कड़क बॉस वाला एटीट्यूड दिखाया और मेरा तगड़ा भौकाल सेट करते हुए उसे मेरा इंट्रोडक्शन दिया कि ये हमारा एकदम नया और काफी खतरनाक ट्रांसफर स्टूडेंट है जिसका नाम हारू है। उसने बताया कि मैं पहले अमेरिका के एक बहुत ही टॉप लेवल के हाई स्कूल में पढ़ता था और मेरे ग्रेड्स भी एकदम बवाल हैं, इसलिए उसने मुझे सीधा अपनी क्लास एस में डाला है। प्रिंसिपल ने उसे मुझे क्लास में ले जाकर सेट करने को कहा, क्योंकि अब मैं इस स्कूल की तरक्की के लिए एक बहुत ही जरूरी स्टूडेंट बनने वाला हूँ। प्रिंसिपल ने एकदम कड़क आवाज में पूछा कि क्या वो समझ गई? टीचर उस छुपे हुए मतलब को एकदम अच्छे से समझ गई थी। उसने सिर हिलाया और मुझे अपने साथ ले गई। मेरा भौकाल देखो, प्रिंसिपल मुझे खुद दरवाजे तक छोड़ने आया। थोड़ी देर बाद मैं उस टीचर के पीछे पीछे अपनी नई क्लास के दरवाजे तक पहुंच गया। मैंने वहां लगे क्लास के बोर्ड पर नजर डाली और बहुत ही अजीब तरीके से पूछा कि फ्रेशमैन क्लास एस, क्या मैं अभी सोफोमोर यानी दूसरे साल में नहीं हूं? टीचर ने बताया कि अमेरिका में मैं फ्रेशमैन था, इसीलिए प्रिंसिपल ने मुझे यहाँ भी इसी साल में रखने का एकदम सही और पक्का इंतजाम किया है। और वैसे भी हमारे देश का पढ़ाई का सिस्टम बाहर से बहुत ज्यादा तेज चलता है। अगर तुम सीधा दूसरे साल में जाते तो शायद तुम बाकी बच्चों की स्पीड के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर पाते। मैंने कहा चलो ठीक है। अपने खुद के ग्रेड्स के बारे में सोचकर मैंने भी ज्यादा बहस नहीं की, और थोड़ी देर पहले जब मैं प्रिंसिपल के रूम में था तो उसके मुंह से अपने शानदार ग्रेड्स की तारीफ सुनकर मुझे अपनी हंसी कंट्रोल करने में मुश्किल हो रही थी। पर मैं यहाँ बस मजे लेने के लिए ही वापस पढ़ने आया हूँ, तो इसलिए मेरे लिए ये बात कोई खास मायने नहीं रखती कि मुझे किस ग्रेड या क्लास में फेंका गया है। मुझे तो वैसे भी आज नहीं तो कल वापस अमेरिका खिसकना ही है। फिर मिस वेई मुझे क्लास के अंदर ले गई और बच्चों से बोली कि ये हमारा एकदम नया ट्रांसफर स्टूडेंट है जिसका नाम हारू है। सब लोग इसके लिए जोरदार तालियां बजाओ। मैं पूरे स्वैग के साथ पोडियम के पास खड़ा था और सबको देखकर एक बहुत ही कातिलाना स्माइल दी। मैंने कहा, हेलो पब्लिक, मेरा नाम हारू है। मैं एक सख्त लौंडा हूं जिसे सिर्फ लड़कियां पसंद है, तो आगे से मेरा थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना यार। मेरा ऐसा खतरनाक इंट्रोडक्शन सुनकर सारे बच्चे जोर से हंसने लगे और कई लोग तो आपस में फुसफुसाकर बातें भी करने लगे कि भाई ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा फनी है। हाँ, और इसकी स्किन भी कितनी ज्यादा गोरी है। मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये इतना कड़क दिखेगा। अब तो हमारी क्लास के हैंडसम लड़के का पक्का पत्ता कटने वाला है।
कुछ ही पल में क्लास की सारी लड़कियां मेरे लिए एकदम पागल होकर चिल्लाने लगी और सब यही जिद कर रही थीं कि मैं जाकर सिर्फ उनके बगल में बैठूं। मैंने स्माइल के साथ पूरी क्लास में नजर दौड़ाई, ये देखने के लिए कि कोई चांद का टुकड़ा है या नहीं, ताकि बैठने में कम से कम कुछ मजा तो आए। शायद ये एक प्राइवेट स्कूल था, इसलिए वहां सच में कुछ बहुत ही कतई जहर लड़कियां थीं। लेकिन बदकिस्मती से अभी अभी उस लूना से मिलने के बाद बाकी दूसरी सारी लड़कियां मुझे बिल्कुल भी खास नहीं लग रही थीं। तभी मिस वेई बोल पड़ी कि तुम बैठ सकते हो, बस सामने वाला इंसान भी उस चीज के लिए राजी होना चाहिए। उनकी ये बात सुनते ही क्लास की सारी लड़कियां एकदम बेकाबू होकर और भी ज्यादा खुश हो गईं और हर कोई मुझे अपने पास बैठने के लिए जोरों से बुलाने लगी। एक लड़की बोली, हारू मेरे साथ बैठो, मैं रोज नाश्ता कराऊंगी। दूसरी बोली कि मेरी पढ़ाई बहुत सॉलिड है और मेरे ग्रेड्स भी एकदम टॉप क्लास के आते हैं, तुम मेरे साथ बैठोगे तो पढ़ाई में दिक्कत आने पर मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम्हारे लिए हर दिन बढ़िया वाले स्नैक्स भी खरीद कर ला दिया करूंगी। तभी एक और बोली कि ओ हैंडसम मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हारी गुलाम बनने को तैयार हूं, तुम कुछ भी करवाना इस बेहुदा बात पर। बाकी सबने उसकी भारी वाली बेइज्जती कर दी। मुझे ये सब देखकर काफी मजा आ रहा था, लेकिन मैं पिघलने वाला नहीं था। मैंने एक पल के लिए सोचा और सीधा पूछ लिया कि यहाँ सबसे खूबसूरत लड़की कौन सी है। मेरा ये सवाल सुनकर पूरी क्लास के तोते उड़ गए और हर कोई एकदम सुन पड़ गया। फिर उन सबने बहुत ही अजीब सी शक्ल बनाते हुए क्लास में एक खास जगह की तरफ देखा। मैंने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि उनकी उन अजीब शक्लों का क्या मतलब था, और पूरी क्लास की नजरों का पीछा करते हुए मैंने भी उसी तरफ देखा। तब मेरी नजर वहां खिड़की के पास वाली सबसे आखिरी लाइन पर पड़ी, जहां की दोनों सीटें एकदम खाली पड़ी थीं और वहां पर अभी कोई भी नहीं था। क्या आज वो सबसे खूबसूरत लड़की नहीं आई थी? खैर मैं हारू हूं, तो जाहिर सी बात है कि मैं अपने लिए हमेशा सबसे खूबसूरत लड़की को ही चुनने वाला था। इसलिए मैंने बिना कुछ भी ज्यादा सोचे सीधा अपना स्वैग दिखाते हुए वहां जाकर उस एकदम खाली पड़ी सीट पर अपना पूरा कब्जा जमा लिया और वहां बैठ गया। मैंने एटीट्यूड में मिस वेई से कह दिया कि मैं यहीं पर बैठने वाला हूं। ये सुनकर उनका चेहरा भी थोड़ा अजीब सा हो गया, जैसे उन्हें कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा हो, और वो लड़खड़ाते हुए बोली कि ठीक है तुम्हारी मर्जी। फिर उन्होंने बच्चों को चुप कराने के लिए अपनी स्टिक से पोडियम पर जोर से 2-3 बार मारा। उन्होंने कहा कि अपने इस नए दोस्त का अच्छे से ध्यान रखना और सबके साथ मिलजुल कर प्यार से रहना। तुम लोग समझ गए। उनके वहां से जाने के बाद इंग्लिश टीचर वापस अंदर आ गई और पोडियम पे जाके अपनी क्लास चालू कर दी। मैं बाकी किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कोई दावा नहीं कर सकता, लेकिन मेरी इंग्लिश तो एकदम टॉप लेवल की बवाल चीज है। आखिर मैंने अमेरिका में भी तो इतने सारे साल मजे में गुजारे हैं, इसीलिए मुझे ये क्लास एकदम दिमाग का दही और हद से ज्यादा बोरिंग लग रही थी। मेरे लिए तो ये एकदम किसी छोटे बच्चों की प्राइमरी स्कूल वाली क्लास जैसी थी। मैंने एक बड़ी सी उबासी ली, तभी अचानक मेरे सामने बैठी वो लड़की मेरी तरफ थोड़ा पीछे खिसकी और फुसफुसाकर बोली, हारू क्या तुम खो गए हो? चलो हम दोनों मस्त बातें करते हैं। मैंने मन में कहा, खोने का क्या मतलब है बे, ये सब सुनना बस दिमाग खराब करना है। मुझे उस लड़की पर अंदर ही अंदर थोड़ी सी घिन आने लगी कि आखिर इतनी आसान और बच्चों वाली इंग्लिश भी इसके पल्ले कैसे नहीं पड़ रही है। मेरे दिमाग में अब ये कीड़ा भी रेंगने लगा, क्योंकि मैंने तो यही सोचा था कि क्लास एस स्कूल की सबसे टॉप और एकदम रापचिक क्लास होती है। मैंने माथा खुजाते हुए उससे पूछा कि क्या ये इस स्कूल की सबसे घटिया क्लास है और यहाँ पर क्लासेस का बंटवारा आखिर कैसे होता है। वो झट से बोली, नहीं भाई, हमारी ये क्लास एस ही इस पूरे स्कूल की सबसे बेस्ट और टॉप क्लास है। ये सुनकर मेरे चेहरे के तो एकदम से तोते ही उड़ गए थे। मैंने उसकी बात पर रत्ती भर भी यकीन नहीं किया। उस लड़की ने झेंपते हुए अपना सिर खुजलाया और मुझसे एकदम दब्बू सी आवाज में धीरे से बोली, मैमी क्लास एस सिर्फ उन गिने चुने बच्चों के लिए है जिनके या तो सबसे तगड़े ग्रेड्स होते हैं या फिर उनके पास उड़ाने को अंधा पैसा होता है। बाकी सारी नॉर्मल क्लासेस ABCD में बंटी हैं और आगे तक बांटा गया है। इन सब में सबसे घटिया क्लास F है, जो इस पूरे स्कूल के एकदम पेंदे में आती है। वहां सिर्फ और सिर्फ लुक्खे बच्चे भरे रहते मिलते हैं। मैमी उस क्लास में बहुत सारे छपरी और लफंगे भरे हैं, तो ध्यान रखना कि कभी क्लास F में ना जाए। मैंने मन में कहा, अच्छा तो ये सीन। मुझे लगा ये लड़की काफी सही है जिसने मुझे पहले ही काम की बात बता दी, इसलिए मेरा एटीट्यूड थोड़ा सा चिल हुआ और मैंने उसे एक स्माइल देते हुए सीधे पूछा, तो फिर तू पक्का उन्हीं अमीर बच्चों में से एक होगी, क्योंकि तेरी शक्ल देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि तू पढ़ाकू है। मेरी बात पर वो थोड़ा झेंप गई और अपनी इज्जत बचाने के लिए सफाई देते हुए मुझसे बोली, मैमी मेरी बस इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर है, बाकी मेरी चाइनीज एकदम टॉप क्लास है। उसकी ये गजब की बात सुनकर मेरी हंसी छूट गई और मैं खुद को हंसने से रोक ही नहीं पाया था। मैंने कहा, इसमें चौड़ में आने वाली क्या बात है? वो बोली, हारू मैंने नोटिस किया है कि तेरी जुबान बहुत तीखी है, तू अपने इस हैंडसम चेहरे जितना सीधा और शरीफ बिल्कुल नहीं दिखता। मैंने स्वैग से कहा, इसे ही तो तीखी जुबान कहते हैं। वैसे तूने अभी तक मेरी असली तीखी और कातिलाना जुबान का असली जलवा तो ढंग से देखा ही नहीं है पगली। वो बोली, वैसे मेरा नाम मैमी है, अगर तुझे कभी भी किसी मदद की जरूरत पड़े तो सीधे मेरे पास आ जाना। हम दोनों सिर नीचे किए लगातार अपनी मस्त गपशप में लगे रहे और हमें बिल्कुल भी इस बात का रत्ती भर अंदाजा नहीं हुआ कि स्टेज पर खड़ी उस टीचर का चेहरा गुस्से से लगातार भयंकर लाल और भयानक काला पड़ता जा रहा था। टीचर, पीछे की बेंच वाले लड़के सीधे अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। उस इंग्लिश टीचर ने जोर से चिल्लाते हुए अपनी दोनों आंखें सीधा मुझ पर गड़ा दी। टीचर, नए छात्र जरा इस अगले पैराग्राफ को अच्छे से ट्रांसलेट करके बताओ, उसने अचानक से पुकारा। मुझे तो उस वक्त रत्ती भर भी खबर नहीं थी कि वो सीधा मुझे ही टारगेट करके आवाज दे रही है। मैं तो अभी भी मस्त सिर नीचे किए अपनी गपशप लड़ाने में बिजी था। फिर अचानक से बगल वाली लाइन के उस लड़के ने मुझे कोहनी मारी और बोला, हारू देख, टीचर सीधा तुझे ही बुला रही है। मैंने पूरे स्वैग के साथ अपना सिर ऊपर उठाया और टीचर की आग बबूला आंखों में सीधा देखा और बोला, हाँ टीचर बोलिए, क्या आपको मुझसे कोई बहुत जरूरी काम पड़ा हुआ है?
उस वक्त टीचर का चेहरा सच में देखने लायक हो रखा था। गुस्से के मारे वो कभी नीली तो कभी पीली पड़ रही थी। उसके चेहरे के रंग लगातार तेजी से बदल रहे थे। साफ दिख रहा था कि उसकी खोपड़ी सटकी हुई है। वो बोली, हारू, तू अभी के अभी इस चैप्टर का दूसरा पैराग्राफ ट्रांसलेट करेगा। मैंने एकदम शरीफ और मासूम बनते हुए आराम से अपने दोनों कंधे ऊपर उचका दिए थे। मैंने कहा, लेकिन टीचर मेरे पास तो कोई किताब ही नहीं है। वो बोली, किसी भी क्लासमेट से मांग ले। साफ था कि वो मुझे इतनी आसानी से बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नहीं बैठी थी। मैमी ने मेरी तरफ तरस खाकर देखा और अपनी किताब मुझे थमा दी। उसने धीरे से फुसफुसाते हुए मुझसे कहा, तू बस कुछ भी उल्टा सीधा ट्रांसलेट करके बोल दे भाई, वो तेरा कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगी। मेरे होठों पर एक शातिर और रहस्यमयी स्माइल आ गई। मैंने बड़े आराम से वो किताब पकड़ी और सीधा बताए गए उस पेज को पलटकर खोल लिया था। फिर मेरे मुंह से कड़क अमेरिकन एक्सेंट के साथ एकदम फराटेदार इंग्लिश निकलने लगी। मेरी उस धांसू टोन को सुनकर क्लास के सारे बच्चे पूरी तरह से हैरान रह गए थे। मेरी टोन उस टीचर की सड़ी हुई इंग्लिश से एकदम अलग थी और सारे स्टूडेंट्स मेरी उस कतई जहर आवाज को सुनकर पूरी तरह से भौचक्के रह गए थे। मैंने पूरा गर्दा उड़ा दिया था। मैंने पूछा, क्या यही वाला पैराग्राफ है? जहां तक इसके ट्रांसलेशन की बात है तो इसका एकदम सीधा सा मतलब ये निकल कर आता है, कान खोलकर सुनिए। फिर मैंने उस पढ़े गए टेक्स्ट का एकदम परफेक्ट ट्रांसलेशन सबके मुंह पर मारा। टीचर मुझे एकदम फटी आंखों से घूरती रह गई। उसका घमंडी चेहरा बुरी तरह से उतर गया, जैसे सरेआम किसी ने उसकी तगड़ी बेइज्जती कर दी हो। उसका पोपट बन गया था। मैंने फुल स्वैग में चौड़ी स्माइल देते हुए मजे लेकर पूछा, टीचर क्या अब मैं अपनी सीट पर बैठ सकता हूं ना? बताइए। टीचर बैठ जाओ, उस टीचर ने मन मारते हुए एकदम दबी आवाज में कहा। उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था। उसकी बोलती एकदम बंद थी। मैमी ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं कोई भगवान हूं। वो बोली, भाई कतई जहर परफॉर्मेंस थी। तेरी इंग्लिश इतनी ज्यादा धांसू कैसे है? और तूने वो कातिलाना एक्सेंट आखिर कहां से अच्छे से सीखा है? सच कहूं, अगर मैं तेरा चेहरा ना देखूं तो मुझे लगता कि कोई अंग्रेज बोल रहा है। मैंने अनजान बनने की एक्टिंग करते हुए अपनी पलकें झपकाई और कहा, अरे क्या मैंने तुम्हें ये बताया नहीं? मैं अभी अमेरिका से वापस लौटा हूं और वहां के सबसे टॉप एलीट हाई स्कूल में पढ़ता था। ये सुनकर आसपास के बच्चे बोले, वाओ क्या बात है। जो भी क्लासमेट्स कान लगाकर मेरी बातें सुन रहे थे उन सब की आंखें फटी रह गईं और वो सब मेरी तरफ एकदम फैन वाली नजरों से देखने लगे। मैंने सबका सिस्टम हैंग कर दिया था। क्लास खत्म होने के बाद मैं थोड़ा बोर होने लगा तो मैंने सोचा क्यों न चलकर नत्सुमी को ढूंढा जाए और देखा जाए कि महारानी स्कूल में किस तरह की मस्त और बिना टेंशन वाली लाइफ जी रही है। सोफोमोर बिल्डिंग की तरफ कदम बढ़ाते हुए मैं बिना कोई दूसरी बात सोचे सीधा क्लास एस की तरफ निकल पड़ा, क्योंकि मुझे अपने दिमाग से पक्का पता था। मामी ने मुझे जो अंदर की जानकारी दी थी उसके हिसाब से मेरा ये कैलकुलेशन एकदम सटीक बैठ रहा था। हालांकि मुझे महारानी के असली ग्रेड्स के बारे में तो सच में कतई कुछ भी ढंग से नहीं पता था, पर जिस तरह वो अपना सारा टाइम सिर्फ लड़कों के साथ डेटिंग में उड़ाती थी उससे साफ था कि उसके मार्क्स झंड ही होंगे। खैर जो भी हो, उसका परिवार सच में अंधा पैसा छापने वाली बहुत तगड़ी पार्टी था, तो ये पक्की बात थी कि वो क्लास एस में ही पाई जाएगी। मैंने तुरंत क्लास एस का कमरा ढूंढा और पीछे वाले दरवाजे से छुपकर अंदर झांक कर सीधा देखा और जैसा सोचा था मुझे वही लड़की अंदर दिखी। नत्सुमी भैंस की आंख। वो महारानी सच में क्लास के अंदर एक लड़के के साथ बैठकर सरेआम फ्लर्ट लड़ाने में पूरी तरह से मस्त बिजी थी। कायदे से देखा जाए तो अब मेरी उसके साथ सगाई हो चुकी है, तो ऐसे में मेरा थोड़ा बहुत जलना और पजैसे फील करना एकदम नॉर्मल सी बात ही है ना। मैंने खुद को अंदर ही अंदर ये तगड़ी तसल्ली दी। मैं इसलिए नहीं जल रहा था कि मुझे उस लड़की से प्यार है, बल्कि मैं उसके इकलौते मंगेतर होने के पूरे हक से जल रहा था। समझे ना बॉस, ये लड़की कतई नीच और चालू है। उसे पता है कि आज मेरा पहला दिन है और मुझे रास्तों का घंटा अंदाजा नहीं है। मेरी मदद करने के बजाय महारानी मस्त मजे मार रही है, अपनी डेटिंग में बिजी बैठी है। इस बात से मेरी खोपड़ी सटक गई। मेरी शातिर आंखें खुराफात के लिए इधर उधर घूमी और मैंने एक बहुत ही कमीनी स्माइल दे दी। बेटा तू अब बस देखती जा। मैं सीढ़ियों की तरफ पीछे हटा, एक रैंडम लड़की को रोका, उसे अपना कातिलाना चाम दिखाया और मस्त स्माइल दे दी। अपनी सबसे नशीली और भारी आवाज में एक रिक्वेस्ट मारते हुए बोला, एक्सक्यूज मी, जरा क्लास एस के अंदर जाकर नत्सुमी से एक छोटी सी बात अच्छे से बोल दोगी? उससे कहना कि बाहर उसका पति उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। प्लीज, थैंक यू। वो चश्मा लगाए हुए एकदम सीधी सादी सी पढ़ाकू टाइप की लड़की लग रही थी। मेरे उस कातिलाना स्वैग और ऑरा को देखकर वो पूरी तरह से सुन्न हो गई और सम्मोहित होकर सिर हिलाते हुए बोली, मैं अभी तुरंत ही अंदर जाकर बोलती हूँ। इस बीच मैं तमाशा देखने के लिए कोने में छुप गया। मैंने देखा उस लड़की ने अंदर जाकर सरेआम तेज आवाज में चिल्लाकर बोला, नत्सुमी बाहर तुम्हारा पति तुम्हें ढूंढ रहा है। तगड़ा कांड हो गया था। वो शोर शराबे से भरी क्लास एक ही झटके में पूरी तरह शांत हो गई। वहां सन्नाटा छा गया। मैं इमेजिन कर सकता था कि अंदर बैठे हर एक बच्चे की आंखें फटने के लेवल तक बाहर आ चुकी ही होंगी। मैंने अपनी हंसी दबाने के लिए अपना मुंह कसकर दबा लिया। कुछ ही सेकंड बाद नत्सुमी मनहूस और भयंकर गुस्से वाला चेहरा लेकर क्लास से बाहर की तरफ सीधे निकल आई। कोने में छुपकर मैंने उसकी तरफ हाथ हिलाया ताकि महारानी को मेरी लोकेशन का अच्छे से पता चल सके। उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि मुझे तो पहले से ही पता था कि ये तेरी हरकत है। वो मेरी तरफ आकर भड़कते हुए बोली, तू जानबूझकर ये रायता फैलाने के लिए सब कर रहा है ना? मैं स्वैग से कोने से बाहर कूद कर आया और बोला, ऐ शानी लड़की, तुझे सिर्फ अपनी आशिकी की पड़ी है और तूने मुझे पूरी तरह से इग्नोर मार दिया था। तू कतई चिरकुट है। तू अब बस घर चल। आज रात जब अपन वापस घर पहुंचेंगे तो मैं तेरे माँ बाप के सामने तेरा पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाला हूँ। मैंने अपने दोनों हाथ सीने पर बांध लिए, क्योंकि इस पूरे मामले में सरासर गलती उसी महारानी की थी। मेरी ये नौटंकी देखकर नत्सुमी ने एकदम बेबस होकर एक बहुत ही गहरी और ठंडी सांस छोड़ दी। वो थका हुआ मुंह बनाकर बोली, तुझे आखिर चाहिए क्या? मैंने उसके पीछे झांक कर सीधा देखा। वही हुआ जिसके साथ वो अंदर मजे मार रही थी। वो लुक्खा बाहर तक पीछे आ गया और हमारी तरफ ही घूरने लगा।
मैंने भी एक शातिर और कमीनी मुस्कान दी कि आजा बेटे तेरा कांड, तूने मेरा दिमाग खराब किया है। अब अगर तू चाहती है कि मेरा गुस्सा शांत हो तो तुझे मेरे हिसाब से चलना होगा। वैसे भी नत्सुमी मुझे सबसे बेहतर तरीके से जानती और समझती थी। मेरे चेहरे के उस भाव को देखकर वो तुरंत समझ गई कि मैं पक्का कोई बड़ा लोचा करने वाला हूँ। वो सीधे मुझसे बोली, अब क्या करवाना है। वो दीवार से टिक गई और मुझे ही घूरने लगी। उसके इस घमंडी अंदाज को देखकर मैंने भी एक गहरी सांस छोड़ी और पूरे स्वैग में बोला, एकदम आसान सा काम है, चुपचाप इधर मेरे पास आ। मुझे गले लगा और प्यार से मेरे गाल पर एक चुम्बन दे, बिना किसी नखरे के। जल्दी कर। ये सुनकर वो मुझे गुस्से से घूरने लगी। उसे पीछे मुड़कर देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। वो जानती थी कि बहुत से लोग छुपकर हमारा तमाशा देख रहे हैं। अगर उसने इस वक्त सबके सामने मुझे प्यार से गले लगाया तो पक्का तो लोगों के सामने मेरे पति होने का दावा एकदम सच साबित हो जाएगा। वो बोली, सरेआम ऐसी हरकत करते हुए तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है क्या? मुझे अभी भी अपनी इज्जत की परवाह है। उसने मना करने का एक बहाना ढूंढते हुए सीधे कहा। उसकी इस फालतू बात पर मेरा तो माथा ही ठनक गया। साला, ये छोकरी सच में मेरी बात को सीधे इग्नोर कर रही थी। मैंने थोड़ा दुखी होकर शिकायत की कि तू पूरी तरह बदल गई है। पहले तू बिल्कुल भी ऐसी नहीं हुआ करती थी। पहले तू मेरे किसी भी काम के लिए कभी मना नहीं करती थी, और आज किसी नल्ले के चक्कर में मुझे ना बोल रही है। चल ठीक है भाई, इतने सालों की हमारी गहरी दोस्ती को तूने झटके में ऐसे ही मिट्टी में मिला दिया, एकदम कबाड़ा कर दिया पुराने वक्त में। अगर वो मेरे किसी काम को ऊपर से मना भी कर देती थी तो भी आखिर में वो मेरा काम पक्का कर ही देती थी। आज मेरी भावनाओं की रत्ती भर भी परवाह न करते देखकर मुझे अंदर से बहुत अजीब और भारी सा महसूस हो रहा था। ऐसा लगा जैसे सीने में कोई बड़ा पत्थर अटक गया हो। मैंने उसे गुस्से से घूरा और जाने के लिए मुड़ा, तभी उसने गहरी सांस लेकर मुझे पीछे खींच लिया और फिर सीधे मेरी बाहों में आकर गिर गई। सख्त लौंडा पिघल गया। वो बेबसी से बोली, लो अब मिल गई तसल्ली। क्या इन फालतू के प्रैंक्स का कोई मतलब भी बनता है? बेफिजूल का स्याप्पा है। मुझे बाद में अपने प्रेमी को इस पूरे ड्रामे की सफाई देनी पड़ेगी। सच में ये बहुत बड़ा सिरदर्द है। मैंने भी धीरे से एक गहरी और ठंडी सांस अंदर खींची। तुझे अपने उस छपरी बॉयफ्रेंड की इतनी ज्यादा परवाह है? क्या तुझे पता होना चाहिए कि मैं अभी आधिकारिक तौर पर तेरा मंगेतर हूँ? वो पूरी तरह चिढ़कर बोली, मुझे फालतू में सफाई देना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सबसे ज्यादा पकाने वाला काम है। दिमाग का दही एकदम। मैंने एक कमीनी सी मुस्कान दी और कहा, कोई जरूरत नहीं सफाई देने की। मैंने सुना है तू वैसे भी रोज अपने प्रेमी बदलती रहती है। कुछ दिनों में कोई नया बकरा आ जाएगा तो फालतू टेंशन क्यों लेना? उसने इस पर विचार किया। तेरी बात में दम तो है, ले मिल गया तुझे गले। अब चुपचाप अपनी क्लास में जा, मैं दोपहर के लंच पर तुझसे मिलूंगी। मैंने तुरंत स्वैग में कहा, जी नहीं शुक्रिया, आज मेरी मुलाकात एक कतई जहर और खूबसूरत लड़की से हुई है। मैं बाद में उसी के साथ लंच करने वाला हूँ। इतना बोलकर मैंने उसे अपनी बाहों से बाहर धकेल दिया, एकदम झटके। मेरा ये रवैया देखकर ऐसा लगा जैसे मतलब निकलते ही मैंने उसे दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका हो। वो एकदम हैरान होकर अपनी पलकें झपकाने लगी। भाई, वो एकदम से भड़क कर बोली, बहुत खूबसूरत लड़की, इस पूरे स्कूल की सबसे हसीन और कतई जहर लड़की तेरे ठीक सामने खड़ी है, और तू किसी और के साथ खाएगा क्या? मेरे बजाय किसी दूसरी औरत के साथ खाना खाएगा? मैंने मजे लेते हुए कहा। ओहो, क्या हमारी नखरेबाज और घमंडी राजकुमारी को मुझसे जलन हो रही है? क्या बात? मैंने शरारत से हंसते हुए देखा तो वो ऐंठ कर बोली, भला मैं तुझसे क्यों जलने लगी? मुझे तो बस ऐसा लग रहा है कि तेरी आंखों में कोई बड़ा लोचा हो गया है। उसने साफ तौर पर अपनी नाराजगी जताते हुए अपनी उन खूबसूरत और कातिलाना आंखों से मुझे तीखेपन से घूरा, जैसे अभी कच्चा चबा जाएगी कतई जहर लुक। पर अंदर ही अंदर उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था और वो सोच रही थी कि आखिर ये एक नंबर और अप्सरा जैसी लड़की कौन हो सकती है। एकदम तगड़ा सस्पेंस है भाई। मैंने उसके पीछे झांक कर देखा और पक्का कर लिया कि उसका वो छपरी प्रेमी गुस्से से अंदर तक जल भुन रहा है। मैंने पूरे स्वैग में अपने होंठ से कोड़े और हाथ आगे बढ़ाकर उसका सिर थपथपाया और अपनी उंगली से उसकी ठुड्डी को हल्के से ऊपर उठाया। फिर बोला, तो ठीक है, मैं दोपहर को तेरे साथ रहकर अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करूंगा भाई। मैंने एकदम शातिर अंदाज में कहा, इसके बदले मैं आज रात को अपनी खास कृपा तुझ पर बरसाऊंगा। और इतना कहकर मैं वहां से पूरे भौकाल और एटीट्यूड के साथ अपनी चाल चलते हुए निकल लिया। कड़क वाइब। अगली क्लास हमारी चीनी भाषा की थी। मेरे लिए ये लेक्चर इसी बोरिंग लोरी की तरह था जिसे सुनकर अच्छे अच्छों के तोते उड़ जाएं। मैंने पूरा समय बस अपनी बेंच पर ऊँगते हुए ही निकाल दिया। पक्का भाई। मेरी ठुड्डी मेरे हाथ के सहारे टिकी हुई थी और मेरा सिर बार बार ऐसे नीचे झूल रहा था जैसे कोई मुर्गी जमीन से दाना चुग रही हो। एकदम मस्त तमाशा था। इसके उलट मेरे ठीक आगे बैठने वाली मौमी काफी ध्यान से पढ़ाई कर रही थी और मास्टर जी ने उसे सवाल का जवाब देने के लिए भी खड़ा किया था। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि कितना लंबा वक्त गुजर गया, पर आखिरकार मेरी जान बची और क्लास खत्म होने की घंटी बज ही गई। वाट लगी थी एकदम तगड़ी। जैसे ही वो मास्टर बाहर निकला मैंने जमकर अपनी बॉडी चटकाई और बोला, आहा, बड़ी ही बेकार और अनफिट सी नींद थी। साला, मुझे घर से एक तकिया साथ लेकर आना चाहिए था। पक्का मेरी गर्दन में तो बस मोच आते आते बची है। मैंने अपने दोनों हाथों से अपनी गर्दन को मजबूती से पकड़ा और उसे दाएं से बाएं घुमाकर अच्छे से स्ट्रेच किया ताकि जकड़न पूरी खुल जाए भाई। वो पीछे मुड़ी और मेरी इस फालतू हालत को देखकर हंसने और रोने के बीच वाले भाव में फंस गई। फिर बोली, तुझे रत्ती भर अंदाजा है क्या कि तू क्लास में कितने गहरे घोड़े बेचकर सो रहा था? तेरी उबासी देखकर मुझे भी नींद आने लगी थी। मैं डेस्क का सहारा लेकर झटके से खड़ा हुआ और बोला, गोट वाइब, आखिरकार आज की छुट्टी हो गई। चलो भाई जल्दी निकलो, पेट में चूहे कूद रहे हैं। कैंटीन किस तरफ है? वहां का खाना खाने लायक होता है क्या? वो सीधे ताना मारते हुए बोली, हारू तू आधा सुअर है क्या? उसने मेरी तगड़ी बेइज्जती कर दी। पूरी सुबह बकवास करने के बाद अब हम पक्के दोस्तों की तरह खुल चुके थे। मैंने भी पलटकर कहा, सुअर तू खुद है, दोपहर हो चुकी है भाई। तो जाहिर बात है
पेट पूजा तो करनी ही पड़ेगी। क्या तू खाना नहीं खाती? जल्दी कर और मुझे कैंटीन ले चल, आज तेरी तरफ से पार्टी है। जब मैं किसी के साथ घुल मिल जाता हूँ तो एकदम मुंहफट बन जाता हूँ। इसके अलावा मुझे पहले से ही पता था कि वो एक बहुत रईस खानदान की औलाद है, इसलिए मुझे एक वक्त का खाना खिलाने से उसकी जेब पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था। वो हार मानकर बोली, चल ठीक है, मेरी तरफ से दावत। हमारी कैंटीन अलग अलग हिस्सों में बंटी हुई है। आम और फक्कड़ छात्र सस्ते वाले एरिया में ठूसते हैं, पर हम लोग हमेशा वीआईपी जोन में जाते हैं। मैं तुझे थोड़ी ही देर में वहीं लेकर चलूंगी और खाने के लिए कुछ एकदम बेहतरीन और कड़क डिशेस बताऊंगी, जिससे तेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, एकदम फुल टू धमाल भाई। उसने अपना सारा सामान समेटा और जाने के लिए खड़ी हो गई। तभी अचानक मुझे कुछ याद आया और मैं जोर से चिल्लाया, ओह क्रैप, मैं तो एक जरूरी बात बिल्कुल ही भूल गया था। मुझे अभी किसी को ढूंढने जाना है। वो हैरानी से बोली, तू अब किसे ढूंढ रहा है? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, मैंने उसका हाथ पकड़ा और खींचने लगा, क्लासरूम से बाहर चल, जल्दी कर, तुझे इस स्कूल के चप्पे चप्पे की ज्यादा जानकारी है। आगे चलकर रास्ता दिखा, सीनियर्स की क्लास किस तरफ होती है, जरा जल्दी से बता। मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा कि लोग हमें अजीब नजरों से घूर रहे हैं, बस डर था कि देर हुई तो लूना हाथ से निकल जाएगी पक्का। उसने अपने हाथ को मेरे हाथ में कसकर पकड़े हुए देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। वो धीरे से बोली, सीनियर बिल्डिंग में तेरा क्या काम आ पड़ा? मैंने मुस्कुराते हुए पूरे स्वैग में जवाब दिया, मैं सीनियर क्लास एस की उस हसीन लड़की को ढूंढ रहा हूँ। क्या तू उसे पहले से जानती है? क्या है माजरा? ये नाम सुनते ही उसका चेहरा एकदम अजीब सा हो गया। वो चौंक कर बोली, क्या तू सच में उसी को ढूंढ रहा है? तेरा उसके साथ आखिर क्या रिश्ता है बे, सच बता। मैंने सस्पेंस बनाते हुए कहा, अगर मैं कहूं कि हम दोनों प्रेमी और प्रेमिका हैं तो क्या तू मेरी इस बात पर यकीन करेगी? क्या बोलती? झटके से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो चिल्लाई, नो वे, तो उसका वो रहस्यमयी प्रेमी असल में तू ही है। इसका मतलब उसका सच में एक बॉयफ्रेंड है। तबाही। उसकी ये बात सुनकर मुझे अंदर से थोड़ी सी निराशा महसूस हुई और मैं मन ही मन बुदबुदाया कि यार ये तो एकदम पोपट हो गया, क्या ही बर्बादी है, शिट। उसके कान काफी तेज थे। उसने मेरी बड़बड़ाहट तुरंत सुन ली और माथा ठनकाकर बोली, तेरे कहने का आखिर क्या मतलब है बे? क्या तू सच में उसका असली प्रेमी नहीं है क्या? मैं तो बस मजे ले रहा था। अगर तू इतनी बात भी नहीं समझ सकती तो मेरे साथ कैसे रहेगी? जा पहले अपने गिरेबान में अच्छे से झांक कर देख। तो साले तू सरेआम झूठ बोल रहा था। तूने मुझे सच में पक्का यकीन दिला दिया था कि तू ही उसका असली बॉयफ्रेंड है। मैंने एकदम पक्की शक्ल बनाई, चूंकि मैंने सोच लिया था कि अब से ये मेरी चेली बनने वाली है तो इसे सही तमीज सिखाना मेरा फर्ज बनता था। बॉस एटीट्यूड एकदम। भविष्य में जब तू मेरे पीछे चलेगी तो तुझे मेरे तगड़े जोक्स और असली सच के बीच का फर्क समझना सीखना ही होगा, पक्का भिड़ू। मैमी पहले एकदम ब्लैंक होकर धीरे से बोली, समझ गई। हाँ, मैं अच्छे से समझ गई। लेकिन वो बहुत ही जल्दी अपने सन्न वाले जोन से बाहर निकल आई और होश में आई। मैमी बोली, रुक, मुझे भला ये सब सीखने की क्या जरूरत है? मैंने तुरंत बीच में ही उसकी बात काटी और टॉपिक को वापस लूना पर घुमाते हुए बोला, खैर तू लूना के उस मिस्टीरियस बॉयफ्रेंड का बता। क्या उसका वो सीक्रेट बॉयफ्रेंड हमारे स्कूल का नहीं है? आखिर इस बात में इतना ज्यादा सस्पेंस क्यों बना हुआ है? मेरी ये बात सुनकर मैमी ने अपने कंधे उचकाए। मैमी बोली, मुझे नहीं पता, इसीलिए तो वो मिस्टीरियस है। किसी को नहीं मालूम कि वो कौन है। बस अफवाहें हैं कि वो कई सालों से किसी को डेट कर रही है। सच वो हमारे इस स्कूल का स्टूडेंट भी है या नहीं, ये बात भी किसी को बिल्कुल नहीं पता है। सचमुच ये पूरा मामला तो अंदर से बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस सा लग रहा है मुझे। अब मेरे लिए इस बात पर यकीन करना काफी मुश्किल था, क्योंकि लूना जैसी बेहतरीन और टैलेंटेड लड़की के पीछे तो पक्का बहुत सारे लड़के लट्टू होकर घूमते ही रहते होंगे हर वक्त। इतनी हजार नजरों के बीच भला वो अपना बॉयफ्रेंड कैसे छुपा सकती है? ये सुनकर मैमी मुझे एकदम शक भरी नजरों से ध्यान से देखने लग गई। मैमी बोली, अगर तुझे इतना भी नहीं पता तो क्या तू सचमुच उसका दोस्त है? कहीं तू भी उस पर फिदा तो नहीं है? मैंने कहा, मैं इतना भी ज्यादा गया गुजरा इंसान नहीं हूं। जिस लड़की का पहले से बॉयफ्रेंड हो मैं उस पर कभी लाइन नहीं मारता। मैं सच में उसे सिर्फ अपनी एक अच्छी दोस्त मानता हूँ। अच्छा बता कि सीनियर क्लास एस तक आखिर कैसे जाते हैं? मैमी बोली, वो क्लास ठीक ऊपर ही है, तू मेरे पीछे आ। वो आगे आगे रास्ता दिखाने लगी और मैं खुद को लूना के बारे में और भी ज्यादा बातें पूछने से बिल्कुल रोक नहीं पाया। यार मैंने पूछा, वो स्कूल में सचमुच बहुत फेमस है ना? चलते चलते मैमी ने मुझे बताया कि हाँ, वो सच में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फेमस लड़की है। सुना है कि वो 200 IQ वाली जीनियस है। स्कूल वाले उसे राज्य के सबसे टॉप हाई स्कूल से स्पेशल ऑफर देकर यहाँ खींचकर लाए हुए हैं। मैंने सुना है कि ना सिर्फ उसकी पूरी फीस माफ है, बल्कि स्कूल वाले हर साल उसे एक बहुत ही तगड़ी स्कॉलरशिप भी अलग से देते रहते हैं। बाकी सब लोग स्कूल में पढ़ने के पैसे भरते हैं और इसे यहाँ रहने के पैसे मिलते हैं। ऊपर से वो जब भी कोई एग्जाम देती है तो पूरे देश में हमेशा फर्स्ट रैंक ही लाती है। सच, वो स्कूल का नाम खूब रोशन करती है, इसीलिए खुद प्रिंसिपल भी उसे सिर पर बैठा कर रखता है। उसकी ये बात खत्म होते ही हम दोनों सीनियर क्लास एस के एकदम सामने पहुंच ही गए थे। मैं तुरंत तेजी से आगे बढ़ा और एक बंदे को पकड़कर पूछा, सुनो, क्या लूना अभी यहीं पर है? प्लीज जरा 1 मिनट के लिए उसे क्लास से बाहर बुला दोगे क्या मेरे लिए? उस लड़की ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और शातिर स्माइल देकर बोली, लो, एक और मजनू लूना को प्रपोज मारने आ गया। लेकिन बेटा तू बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका है। अभी एक लड़का उसे बाहर ले गया है, पक्का दोनों किसी खोपचे में होंगे और वो उसे अपना लव लेटर थमा रहा होगा। बैठकर आराम से अभी तू अब कल वापस आना और थोड़ा जल्दी आने का कष्ट करना। वो चालू बंदा तो क्लास खत्म होने से पहले ही बाहर घात लगा के खड़ा हुआ था मेरे भाई, समझे तुम? अब बस इतना बोलकर उसने हाथ हिलाया और पतली गली से निकल गई। मैं वहीं का वहीं सन्न खड़ा रह गया। मुझे समझ नहीं आया कि मैं अपनी किस्मत पर हंसूं या बैठकर रोऊं साला। मैं चीखकर बोलना चाहता था कि मैं मजनू नहीं बल्कि सिर्फ उसका दोस्त हूं, लेकिन उस आफत ने जाने से पहले मुझे अपनी बात साबित करने का एक भी मौका बिल्कुल नहीं दिया, कसम से यार।
मैंने कंधे उचकाए और सोचा कि शायद आज मेरी किस्मत में उसके साथ खाना लिखा ही नहीं था। पनौती लगी है, चलो अगली बार पकड़ता हूं उसे। कुछ ही मिनट बाद मैमी मुझे लेकर सीधा कैफेटेरिया पहुंच गई। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा तो एकदम ठंडी ठंडी मस्त हवा का झोंका मेरे चेहरे पर लगा। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कैफेटेरिया में भी एस बड़ी ई लगा होगा। सचमुच इतने बड़े और रईस स्कूल के ठाठ ही एकदम अलग लेवल के हैं। मैंने मैमी से पूछा हम खाना कहाँ खा रहे हैं। वो बोली वो सामने वाला पूरा डीलक्स जोन है और ये जो इस तरफ है वो अपना सिंपल रेगुलर जोन है। अगर तेरा मन हो तो हम सेकंड फ्लोर पर भी चल सकते हैं। वहां एक मस्त रेस्टोरेंट है जहां हर तरह का बेहतरीन खाना ऑर्डर कर सकते हैं हम लोग। मैमी ने उंगली से इशारा करके पूरा सिस्टम समझाया। मैंने कहा सेकंड फ्लोर पर जाने का कोई लोड मत ले, पहले यही नीचे का खाना टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा बनता है। खुशबू तो काफी ज्यादा कड़क आ रही है। जैसे ही हम बैठने की जगह ढूंढ रहे थे कि हमारी क्लास के कुछ लड़कों ने हाथ हिलाकर हमें अपने पास बुला लिया। मुझे शक्लें ज्यादा याद नहीं रहती और सिर्फ एक सुबह में पूरी क्लास के नाम रटना मेरे बस का नहीं था, इसलिए मैंने बस स्माइल दी और बात को वहीं पर दबा दिया। गुरु, एक लड़की मजे लेते हुए बोली, तुम दोनों एक साथ कैसे हो? अभी तो सिर्फ एक सुबह ही हुई है, मिले हुए क्या इतनी जल्दी तुम दोनों का आपस में टाका भिड़ गया है? बाकी सब लड़के भी कमीनी स्माइल देकर हंसने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे कि सेटिंग करो। भाभी मिल गई हम लोगों को। उनकी आवाजें पूरे कैफेटेरिया में गूंज रही थीं, जिससे आसपास के सब लोग हमें घूरने लगे। ठीक उसी समय जब नत्सुमी ने अंदर एंट्री मारी तो उसके कानों में भी ये भसड़ पड़ी। ये हंगामा सुनकर उसकी नजर भी अपने आप हमारी तरफ घूम गई। उसने भीड़ में मुझे देखा और जाहिर है मेरे ठीक बगल में चिपकी हुई मैमी भी उसे साफ नजर आ गई। उसे देखते ही उसने अपनी आंखें सिकुड़ी और मन में सोची, अच्छा तो यही वो बड़ी अप्सरा है जिसका ये लड़का मेरे सामने भौकाल झाड़ रहा था। है तो इसकी नजर में इसे खूबसूरती कहते हैं। उसने मेरी घटिया पसंद का अंदर ही अंदर मजाक उड़ाया। वो मेरी पुरानी बात से थोड़ी सी चिड़ी हुई तो जरूर थी, लेकिन अब जैसे ही उसने उस लड़की की साधारण सी शक्ल देखी तो उसके दिमाग की सारी टेंशन और खुजली एकदम से हवा में गायब हो गई। फिर उसने अपने बगल वाले चमचे का हाथ पकड़ा और टशन में सेकंड फ्लोर की तरफ निकल गई। वो हमेशा से ही पूरी महफिल की जान बनी रहती थी यार, इसीलिए उसके आते ही मेरी क्लास के सब नल्ले लड़के भी लाड टपकाते हुए उसकी तरफ खींचने लगे। एक बोला, अरे वो देख नत्सुमी जा रही है, वो तो ऊपर सेकंड फ्लोर पर खाना खाने जा रही है। दूसरा बोला, क्या हमें भी ऊपर चलकर ही खाना चाहिए? भाई सचमुच वो कतई जहर माल है उसकी, हर एक अदा से एकदम खानदानी और रईस वाली महक छलकती दिखाई देती है कसम से। वो तो पक्का हमारे पूरे स्कूल की रानी है। इन छपड़ियों की बातें सुनकर मैंने अपनी भौं उठाई और बोला, क्या सचमुच यही स्कूल की रानी है? क्या सच में पूरे स्कूल में इससे ज्यादा कड़क और सुंदर कोई नहीं है? मुझे तो लगता है कि सीनियर ईयर वाली लूना भी दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत माल है। मेरे मुंह से इतना निकलते ही वहां खड़े कई सारे भड़के हुए लड़के दांत पीसते हुए मुझे एकदम कातिलाना और गुस्से भरी नजरों से घूरने लग गए, जैसे कच्चा चबा जाएंगे साले सब। मैमी ने तुरंत घबराकर मेरी आस्तीन खींची और मेरे कान में फुसफुसाते हुए बोली, अपनी जुबान पर लगाम रख, ये सारे के सारे लड़के उस नत्सुमी के एकदम वफादार और अंधे से मप्स बने हुए हैं। अगर तूने उसके खिलाफ एक भी शब्द बोला तो ये तुझसे भिड़ जाएंगे। मेरी शक्ल ऐसी हो गई जैसे मैंने कोई जिंदा मक्खी निगल ली हो। वफादार सिमैप्स, ये क्या बकवास है बे? इतनी ज्यादा घमंडी और सटकी हुई खोपड़ी वाली लड़की के भी वफादार कुत्ते हैं? मैंने एकदम सुन्न होकर बोला। मेरा तो सचमुच पूछने का मन कर रहा था कि क्या ये साले अंधे हैं क्या? अगर इन्हें किसी पर लट्टू होना ही था तो वो लूना जैसी लाजवाब लड़की होनी चाहिए थी। मैमी ने मुझे ऐसे देखा जैसे नत्सुमी की इतनी बेइज्जती करके मैंने ही कोई बहुत बड़ा और संगीन पाप कर दिया हो। वो बोली, हारू, क्या तुझे सचमुच नत्सुमी सुंदर नहीं लगती? भला तू उसके जैसी कातिलाना और हॉट लड़की को नापसंद कैसे कर सकता है? उसकी बात पर मैंने अपने कंधे उचका दिए। मैंने कहा, क्या वो सचमुच इतनी ज्यादा सुंदर है? मुझे तो ऐसा कुछ खास नहीं दिखा। वैसे सच कहूं तो मैं अंदर से थोड़ा झूठ बोल रहा था, हालांकि मैं ये मानना नहीं चाहता था, लेकिन उस लड़की का चेहरा सचमुच कतई जहर था।